अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज और स्क्रीन आ रही है आपको क्लियर? काइंडली रिप्लाई करिएगा प्लीज। यस यस सर। ओके बेटा। ओके क्लास, एक लास्ट टॉपिक था जिसकी तरफ हम अभी चल रहे थे। छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। वैसे तो इस बार सिलेबस में इन्होंने ये हेडिंग अलग कर दी, वरना अदरवाइज दैट टॉपिक वाज इवन टेकन एज द लास्ट पार्ट ऑफ जो हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर चल रहा था, जो खत्म हो गया था। एवोल्यूशन वगैरह पे हमने खत्म किया था, तो समझ लीजिए उसी का लास्ट पार्ट कहलाता था। लेकिन ये है कि अब इन्होंने क्या किया, मैं पहले थोड़ा सा चेंज बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो सिलेबस अपग्रेड हुआ था उसमें क्या किया इन्होंने। एक तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसको हम कॉमनली जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, एक तो उस पार्ट को अलग कर दिया। जो जेनेटिक्स का पार्ट अलग एंड में होता था वो अलग कर दिया। उसके अलावा इसमें एक और भी फील्ड का जिक्र है, बायोटेक्नोलॉजी का। मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है। ये जैसे पढ़ेंगे तो जारी बात है आपको पता चलेगा इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों में ही एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड आ रहा है ना। बायोटेक्नोलॉजी कहें या जीन टेक्नोलॉजी कहें, है मिलती जुलती फील्ड, लेकिन इनमें फर्क क्या है वो मैं बाद में आपको एक्सप्रेस कर दूंगा। दूसरा ये कि हमारे पास जैसे एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ करता था पिछले सिलेबस में, तो वो एंडिंग पार्ट था जीन टेक्नो जेनेटिक्स के चैप्टर का, एक तो वो अलग किया। दूसरा एक चैप्टर अलग से होता था हमारे पास। अगर मैं भी लिस्ट भी दिखाऊं ना, तो मेरे पास पुरानी लिस्ट में जैसे ड्रग्स मैंने पढ़ाया था, याद है? ड्रग्स एक अलग से चैप्टर होता था। क्या आज भी ड्रग्स एक अलग चैप्टर है? और इज दैट बिकम पार्ट ऑफ, उसमें हीरोइन वगैरह माइनस करके फिर भी रिमेनिंग सारा डिजीजेज ड्रग एंड का इम्यूनिटी में डालिए। डिसीजेज एंड इम्यूनिटी का पार्ट बन गया है वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही एक चैप्टर हुआ करता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, जिसमें दो चीजें होती थी। पहला पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते थे, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ फंगस पढ़ते थे। जरा गौर से याद करें, क्या ये पढ़ना बाकी है या हम पढ़ चुके हैं? चाहे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो या वायरस का या फंगस का, पढ़ चुका है। हर सब जगह पढ़ा। गो क्लासिफिकेशन। टू क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर, एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जाएं भाई। उनकी हमने इस बार तो बल्कि किंगडम्स बना बना के पढ़ी है, पूरी पूरी किंगडम, और फिर डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। याद आया? आपके पास लेक्चर मौजूद है, उसमें देख सकते हैं। बायोटेक सॉरी, कौन सी था चैप्टर? क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो वो जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट हटा नहीं है। इसका मतलब पास पेपर में ये सब मिलेगा। ये जो पूरी हेडिंग है, ये सब के सब पास पेपर्स में मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ कुछ नई चीजें भी ऐड हुई है। वो मैं जाहिर बात है लेक्चर दूंगा तो आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे एडिशन हुआ है। अच्छा, तो फिर जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप सिलेबस में ढूंढेंगे आपको वो चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दोनों पार्ट अभी मौजूद है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट इन्होंने कहाँ उठा के फेंक दिया? क्लासिफिकेशन में। तो स्टिल दे आर पार्ट ऑफ सिलेबस, चाहे फंगस हो या बैक्टीरिया हो या वायरस का स्ट्रक्चर हो। और जो सेकंड पार्ट था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम वो नहीं ब्रेड मेकिंग, अल्कोहल मेकिंग, अरे इसका जिक्र बल्कि मैं कर भी चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, ऐसा योगर्ट नहीं है। मेकिंग। योगर्ट कहाँ पे, कौन से चैप्टर में? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, याद है? एनाएरोबिक योगर्ट रेस्पिरेशन, मेकिंग भी आया था, लैक्टोबैसिलस ब्रेड। जी बैक्टीरिया। जी बिल्कुल। तो वही तो है ब्रेड मेकिंग, अल्कोहल मेकिंग। कोई अलग से प्रोसेस थोड़ी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये है कि इसमें फिर वो फर्मेंटर वगैरह है, तो वो फर्मेंटर भी पहले भी था, अभी भी है सिलेबस में। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ये भी चैप्टर पुराना है, बस उन्होंने मॉडिफाई करके एक नया चैप्टर अलग डाल दिया बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम से। गॉट इट? तो अब आए, हम तो नए सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट खत्म हो गया। वो क्लासिफिकेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास एक अलग से सेक्शन है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी है। अच्छा, बुक में देखेंगे तो पहले बायोटेक्नोलॉजी मिलेगा, लेकिन मैं बायोटेक्नोलॉजी बाद में बताऊंगा। जो इसमें मेन टेक्निकल पार्ट है ना, समझने वाला, जिसके लिए मैंने आज अर्जेंट क्लास रखी कि यार ये पार्ट तो कराऊं, जो इसमें ज्यादा टेक्निकल पार्ट है वो ये वाला है। कौन सा वाला? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और दूसरी बात ये कि हम वैसे भी अभी जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स हमारा फ्रेश फ्रेश है, आखिरी चैप्टर जो हमने कवर किया है वो जेनेटिक्स किया है, तो उससे लिंक है ये बहुत ज्यादा। इसलिए भी मैं पहले ये पार्ट करवाना चाहूंगा। तो वैसे ये दोनों हेडिंग हम पढ़ेंगे, समझ लें अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन वर्ड से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन? बेसिकली कहते हैं जीन को मॉडिफाई करना। क्या मतलब जीन को मॉडिफाई करना? भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे आर डिलीवर्ड बाय व्हाट? अभी तो पढ़ा पीछे, जीन, प्रोटीन सिंथेसिस, सब तो पढ़ा है डीएनए। हमने। आपके पास डीएनए। डीएनए, और डीएनए में क्या होता है? डीएनए जीन्स। कंट्रोल जीन्स। जीन्स होते हैं, एग्जैक्टली। तो आपके एलील्स। पास डीएनए, ये आप ह्यूमन की बात करें या हर लाइफ फॉर्म की बात करें? हर हर लाइफ लाइफ फॉर्म। का हर फॉर्म लाइफ की। फॉर्म की। छोटा सा, इवन छोटा सा जो बैक्टीरियल सेल है,
उसमें भी क्या 20,000 कैरेक्टरिस्टिक होंगी ह्यूमन की तरह, या कम होंगी? कम हार्डली 100 होंगे। होंगी, 100-200 होंगी। लेकिन उन 100-200 कैरेक्टरिस्टिक को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? ईच जी कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ दीज इज कंट्रोल बाय जीन। तो हमने पढ़ा है ना, डीएनए होता है लॉन्ग सा डीएनए सबके। क्या बैक्टीरिया के पास भी, भले हमारे जितना लॉन्ग नहीं, क्या एक डीएनए बैक्टीरिया के पास भी होता है? याद है सर्कुलर डीएनए पढ़ा था। और उस डीएनए में भी बस फर्क ये, हमारे डीएनए के दोनों एंड ओपन है, वो क्लोज हुआ होता है। बट ये बताएं, डीएनए का स्ट्रक्चर तो वही होगा ना, बैक्टीरिया का खाली सर्कल हुआ हुआ है डीएनए। व्हाट अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर? क्या उसमें भी वही डबल चेन होगी, डबल हेलिकल चेन, और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगी और बेसिस होंगी, एसीटीजी मेकिंग द कोड्स? बिल्कुल वही है। छोटा है डीएनए तो उसके भी सेक्शंस बने हुए जिन्हें आप जीन्स कहते हुए आए हैं, लेकिन जीन्स कम है। अगर 100 कैरेक्टरिस्टिक है तो खुद ही समझ जाओ सर्कुलर डीएनए में कितने 100 जीन्स जीन, होंगे? 100 जीन 100, होंगे। हमें 20,000 कैरेक्टरिस्टिक है तो हमारे डीएनए में 20,000। टोटल मिला के 20,000 जीन 20,000। है। तो ये बताएं, जेनेट जीन तो सब में है, हर ऑर्गेनिज्म में अल्लाह ताला ने डीएनए दिया है, और इस डीएनए में छोटे छोटे सेक्शन यानी जीन्स दिए। वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी। अब बताएं जरा, इस वर्ड से क्या समझ रहे? जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करना। कैसे मॉडिफाई करना? उसमें एक जीन डाल दें, या उसमें से एक जीन निकाल दें, या जो जीन ऑलरेडी है उसको ऑल्टर कर दें। ये क्या कहलाता है? ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। अगर आप एक ऑर्गेनिज्म में से एक जीन निकाल देंगे तो क्या होगा? उसका आउटकम आप खुद ही सोचें। डाउन सिंड्रोम जैसे। नहीं 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 नहीं, डाउन सिंड्रोम कहां से हो गया बेटा? उसमें तो एक क्रोमोसोम पूरा मिसिंग होता है। अगर मैं एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, बीमारी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आप बीमारी का नाम कैसे दे सकते हैं? आपको मैंने ये थोड़ी बताया कौन सा जीन निकालने। उसमें लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वैसे कम आपने होगी। पढ़ा है, अगर मैं एक जीन हटा दूं एक ऑर्गेनिज्म में से, या उसको इनएक्टिव कर दूं या रिमूव कर दूं, तो क्या होगा? बस तो ये वो बोले सर वो चेंज हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक वो स्टिक कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल नहीं कम हो होगी। जाएंगे। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। लेकिन क्या यही म्यूटेशन में भी होता है? क्या म्यूटेशन भी कभी कभी हमारे कोई ना कोई एक जीन इनएक्टिव कर देती है? लेकिन अगर वो जीन बहुत ही कोई काम का जीन हुआ तो क्या डिफरेंट बात डिजीज। डेथ डेथ तक भी जा सकती है? डेथ। सर यस। यस। सही में यस। सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे मर जाते हैं ना बचपन में, 2 साल 3 साल में। सही, जो एल्बिनिज्म है ये इसे कह एल्बिनिज्म भी सकते हैं हम जेनेटिक लोग। फॉल्ट है। क्या नहीं बन पाता? आप खुद बताएं। चले, मेलेनिन अच्छा नहीं हुआ बन आपने पाता। एल्बिनिज्म, मेलानिन नहीं बनता। इस मेलानिन इज इवन कंट्रोल बाय वन जीन। यस। 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 तो वो जीन यस। फॉल्ट हो गया ना, इसलिए मेलानिन नहीं बन रहा। तो यही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं एक जीन निकाल दूं, तो वो हमने देखा है कि वो ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टरिस्टिक पे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ये कह सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक माइनस हो जाएगी, ऐसा ही है। जीन ऑल्टर कर दूं तो, जीन है लेकिन थोड़ा चेंज कर दूं, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होगी लेकिन कंट्रोल। चेंज होंगी। चेंज हो लेकिन जाएगी। क्या थोड़ी चेंज, क्या एलील ऐसे ही बने पास में? जीन ऑल्टर यस। होते गए और नए नए यस। यस। एलील्स बनते गए। यस। उसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक लॉस नहीं हुआ, बस ये था कि जहां ब्राउन आई कलर आना था, तो क्या आई कलर नहीं आया? आया, लेकिन ब्राउन के बदले ब्लू ग्रीन आई या कलर ब्लू। आ गया। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन ऐड कर दूं तो, ये कोई आसान एक काम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक लेकिन ऐड अगर हो कर सको जाएगा। तो क्या वो एक 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 नया नई कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक? नया एडिशन कैरेक्टरिस्टिक आ बन जाएगा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक। एग्जैक्टली, क्या वो एक नई कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है? यस। सर यस। इसमें और क्या मैं स्पीसीज वो की कोई जीन वो होगी? किसी और स्पीशीज से शिफ्ट करूं तो, सर ये मतलब कोई स्पीसीज और, क्या कह रहे सर? तो क्या वो उस स्पीशी का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा जिसका जीन ट्रांसफर किया गया? तो यही तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो बेस है ना। आप देखें, अब पढ़े डेफिनेशन, आप गौर करें, क्या यही बोला है मैंने? What is genetic modification? It involves the changing of genetic material of a cell or of the whole organism by removing or altering or adding individual gene। अच्छा, अभी शुरू शुरू में तो जब हमने ये फील्ड शुरू की थी, बस एक जीन पे काम करते थे। अब तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए, 1980 में ये फील्ड सक्सेसफुल हो गई थी। तो 1980 से अब तक 44 साल हो चुके हैं, 44 इयर्स। आपको नहीं लगता इस फील्ड में बहुत एडवांस हो चुके होंगे इन 40 सालों में? यस। आ रही बात समझ यस। में? तो अब तो हम एक जीन नहीं, एक साथ मल्टीपल जीन भी डालते हैं ऑर्गेनिज्म के, कि क्या मजा आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान के कोशिश है, आई बॉल बनाने में एक जीन लगती होगी या काफी जीन? एक काफी पूरे जीन। आई बॉल काफी बनाने काफी में। जीन। जी। तो अगर मैं वो सारे जीन किसी प्लांट में डालूं, और सिर्फ डालू नहीं, उसको एक्सप्रेस करवाने की भी कोशिश करूं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी? आई बॉल प्लांट बनेगा। में आई डाल रहा हूं, बॉल बन जाएगी। कितना प्यारा प्लांट होगा ना, आंखों से देख रहा होगा आपको, है ना? हालांकि ये देखने में एक फिक्शन बात लगती है कि सर ये तो मूवीज में दिखाते हैं ऐसे, एनिमेटेड में एंड ऑल दैट। लेकिन आप बताएं, अगर ये फील्ड वाकई में जैसे तरक्की कर रही और करती गई, तो क्या एक दिन हो सकता है ये मुमकिन हो हो जाए? सकता है हो सकता है। एग्जैक्टली सर। जब आज बैक्टीरिया से आप इंसुलिन बनवा रहे हैं, सोचे इंसुलिन, बैक्टीरिया को पता भी नहीं है इंसुलिन का, अलिफ बे भी नहीं पता इंसुलिन होता क्या है।
इंसुलिन तो वो है ना जो हमें रिलीज होता है ब्लड में Yes. जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, Yes. फिर ग्लूकोज पड़ा था Yes. ना इंसुलिन। भाई बैक्टीरिया एक सेल, उसमें इंसुलिन का क्या लेना देना। लेकिन आज हम उससे ऐसे नहीं लगता हंटर के जोर पे इंसुलिन बनवा रहे हैं, और खूब बनवा रहे हैं ठीक ठाक। मार्केट में जितना इंसुलिन है वो इसी से तो बनवाए हमने बैक्टीरिया से, और है वो ह्यूमन इंसुलिन। आप नहीं कह सकते बैक्टीरियल इंसुलिन है, बैक्टीरियल इंसुलिन तो होता ही नहीं है। तो आज जब ये बनवा रहे हैं और फिर मल्टीपल चीजें, तो कल को आप प्लांट में से अपनी आई बॉल भी निकाल लीजिएगा। किडनी का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, ट्रांसप्लांट हो रहा हो, तो एक प्लांट लगा देना, उस पर किडनियां लगी हुई होंगी, तोड़ तोड़ के लगाते रहना पेशेंट में। कैसा? लेकिन अभी ये इतना आसान नहीं है, ये सुनने में आसान लग रहा है, इट विल टेक टाइम। क्योंकि एक जीन ट्रांसफर करना और एक ऑर्गेन के तमाम जीन ट्रांसफर करना, और सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर देना कि वो एक्टिवेट भी हो, इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल Sir, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? रिमूविंग, ऑल्टरिंग और एडिंग इंडिविजुअल जीन और जीन्स टू द सेल, ताकि वो थोड़ा चेंज हो जाए, वो सेल या ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाए। ये तो ओवरऑल है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसमें जीन थेरेपी में हम जीन ऑल्टर भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इन तीनों में से, भाई मॉडिफिकेशन में तो कुछ भी आ सकता है, आप मॉडिफाई कर दें, जीन ऑल्टर कर दें, sir, एक सवाल जीन रिमूव पूछना है। कर दें, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ जीन ऐड करने की बात करें। और उस फील्ड को क्या कहते हैं? कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला और किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया, इस उम्मीद पे कि वो जीन उसमें एक्टिवेट हो और वो मेरी प्रोडक्ट बनाए, तो वो फील्ड फिर कौन है? उसको फिर अलग से एक नाम दिया जाता है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक कॉमन वर्ड है, सही है, उसमें तो आप जीन के साथ जो खेलना चाहे खेलें, हटाना है हटाएं, ऐड करना है ऐड करें, जो करना है करें। लेकिन वो जो फील्ड है स्पेसिफिकली जिसमें जीन ऐड किया जाता है टू एन ऑर्गेनिज्म, वो कौन सी फील्ड है स्पेसिफिकली? दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो डिफाइन कर दिया, क्या आप मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफाइन कर सकते हैं? अभी वैसे मैंने बोला था कि क्या एडिंग करते हैं। जीन, The process ओके, in which we add ट्रांसफरिंग कर genes दें, एडिंग भी नहीं कर, बोले ट्रांसफरिंग ऑफ Transferring जीन of a कर दें। gene किससे? from one organism to another. to अच्छा, another. मैं नाम भी देता जाता हूँ। जिस ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला है, इसका मतलब आप उसकी प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? Yes. तो उसको नाम दे दे डोनर, Yes. जिसमें से जीन आइडेंटिफाई करके, जैसे ह्यूमन में से एक जीन निकालने इंसुलिन का, तो ह्यूमन का सेल क्या बना? डोनर। Donor. ह्यूमन का डीएनए डोनर। 20,000 में से एक जीन निकालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन निकाल दिया इन्होंने, और आज नहीं, आज से 40 साल पहले निकाल चुके हैं। तो डोनर सर हो एक गया, सवाल और फिर पूछना। उसको ट्रांसफर करना किसी एक छोटे से सेल में। छोटा इसलिए कह रहा हूँ, जितना छोटा सेल होगा, सिंगल सेल होगा, क्या ट्रांसफरिंग विल बी इजी फॉर मी, या इसके बरक्स एक मल्टी सेल्यूलर, एक मिलियंस ऑफ सेल वाली बॉडी लूं, उसमें तो इतने सारे सेल है, किस किस में जीन डालूंगा। तो इसीलिए शुरू में जब ट्रांसफर किया गया था तो किस में किया गया था? पहली पहली बार जब जेनेटिक Bacteria. इंजीनियरिंग ली थी, बैक्टीरिया में किया था, Bacteria. सबसे आसान सेल। क्या सिर्फ यूनिसेल्युलर है? ये खासियत है बैक्टीरिया की। तो यूनिसेल्युलर तो यीस्ट भी है। यूनिसेल्युलर तो याद है यूकैरियोट्स में भी होते हैं, सिंगल सेल वाले, प्रोटोजोआ कहलाते Yes. हैं। का एल्गीज भी होते आरएनए हैं। वाई साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया। एक प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होता है वो एग्जैक्टली, कि सिर्फ सिंगल सेल नहीं है, बल्कि क्या कंपैरेटिवली एक सादा किस्म का सेल भी है, जिसमें कोई yes, Yes. no कॉम्प्लिकेशन नहीं nucleus, है, no कोई ऑर्गेनेल organelles. नहीं अंदर से बेचारा। क्या इंतहाई सादगी की लाइफ गुजारा है बैक्टीरिया सबसे ज्यादा। सही है ना? तो कहने का मकसद ये है कि ट्रांसफरिंग ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म डोनर टू अनदर ऑर्गेनिज्म, क्या कहेंगे उसको जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? Receiver. रेसिपिएंट। Receiver. रेसिपिएंट भी कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं, ठीक है, रेसिपिएंट या होस्ट सेल। ठीक है, कैसे? इन सच अ वे। अच्छा, सिर्फ ट्रांसफर कर देना काफी है या उसको एक्सप्रेस भी करवाना पड़ता है? Express भी करना एक्सप्रेस भी मेरी करवाना। बात पे गौर करना करेगा, बड़ी पड़ता है। टेक्निकल बात है। क्या सिर्फ जीन अगर एक सेल में हो तो जरूरी है वो जीन एक्टिवेट हुआ हो? आप अपनी मिसाल ले लें, नहीं। आपकी बॉडी के नहीं। सेल में तमाम जीन है या नहीं? आपके बोन के सेल में हर जीन है या नहीं? है है। ना? Yes. लेकिन क्या हीमोग्लोबिन का जीन एक्टिवेट हुआ है? नहीं हुआ हुआ। नहीं। क्या एंटीबॉडी बनाने वाला जीन एक्टिवेट है? नहीं है, उसके अपने जीन नहीं। एक्टिवेट है। तो सिर्फ जीन, अगर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मैंने अपना जीन लगा दिया, किसी तरह अटैच भी हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसुलिन बनाए, उस जीन को एक्टिवेट भी कराना पड़ता है। ओ लेवल्स में हम एक्टिवेट कराना तो नहीं सीख सकते, वो ए लेवल्स में सीखेंगे। लिख तो सकते हैं कि जीन ट्रांसफर करना इन सच अ वे कि वो जीन वहां एक्सप्रेस हो, लिख तो सकते हैं ना कम से कम। और जब सर एक्सप्रेस होगा तो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के भी देगा। 1 मिनट क्लास रुकिएगा जरा प्लीज। सर
हेलो जी क्लास। सर तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना बल्कि ऐसे ट्रांसफर करना कि वो उसमें एक्सप्रेस भी करे, तो फिर ये कहलाता है एक सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहले तो यहाँ लिख दिया व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, समझ में आया? उसमें तो सब कुछ आता है, जीन ऐड करें हटाएं। सर जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या मॉडिफिकेशन इन्वॉल्विंग सिर्फ एडिशन लिख आर्टिफिशियली दी होती थी है मैंने। या नेचुरली भी हो सकती है? कौन सी चीज, सॉरी? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये सिर्फ आर्टिफिशियली होती है या नेचुरली भी हो सकती है? नेचुरली तो अगर होगी तो म्यूटेशन नहीं कहते उसको हम? अच्छा सॉरी। म्यूटेशन सर क्या है? अच्छा मैं चलो बताओ। मैं पूछ रहा था इज ये इट एक म्यूटेशन स्पीसीज को ऑल्टरेशन बदल ऑफ अ नहीं जीन? देगा? क्या ये चीज, सॉरी? स्पीसीज को बदल नहीं देगा? ये स्पीसीज को बदल एक नहीं देगा, फिर वो फर्टाइल वो ऑफस्प्रिंग नहीं देगा? एक मिनट, एक जीन डालने से स्पीशीज बदल जाएगी? मतलब मैं अगर इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में डाल दूं तो क्या वो इंसान बन जाएगा? नहीं No. नहीं, नहीं ना, स्पीसीज बैक्टीरिया चेंज। ही रहेगा ना। एक जीन का चेंज से थोड़ी कुछ होता है। हाँ ये है कि जो आप पूछ रहे हैं मल्टीपल जीन जो डाल रहे हैं तो वो कर रहे होंगे कोशिशें कुछ ना कुछ। जैसे प्लांट में किसी दिन वाकई में आई बॉल वगैरह आ जाए तो वो नई स्पीशीज कहलाएगी प्लांट की, वो पुरानी वाली नहीं रहेगी, तब बोल सकते हैं। एक जीन से थोड़ी नई स्पीशीज बनती है। तो इसको तो एवोल्यूशन। बहरहाल हमें, हाँ एवोल्यूशन देख लेंगे, अभी पहले सुने। पहले एक जीन पे बात करें। एक तो सिंगल जीन आता नहीं आपको डालना, और बातें डायरेक्ट फॉरन एडवांस वाली बात पे चले जाते हैं। पहले जो बेसिक है वो तो सीखें। तो ये बताएं व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इन दिस अ पार्टिकुलर जीन। एक जीन की बात कर रहा हूँ, और जीन्स भी कह सकते हैं। इज एक्सट्रैक्टेड, पहले तो एक्सट्रैक्ट तो करें फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। इतना बड़ा मसला तो ये होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म लिख भी दिया मैंने, डोनर। एंड देन इट्स ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म, कौन? recipient या host cell, so that the transfer gene is activated within the host body। तो क्या ऐसे है कि वो activated भी हो, giving you the desired product। अब मेरा सवाल ये है, अभी हम एक जीन पे बात कर रहे हैं, प्लीज मल्टीपल जीन पे नहीं जाए वरना कंफ्यूज होंगे। समझ ले हम बहुत पहले शुरू शुरू के लेवल पे अभी हम बैठे हुए हैं। तो अभी तो यार एक जीन ट्रांसफर करना ही आसान थोड़ी होगा काम। तो ये बताएं, वैसे बाय द वे जो जीन ट्रांसफर किया जाता है, अभी तो मैंने जो एग्जांपल दी ह्यूमन से इंसुलिन का जीन लें और बैक्टीरिया में ट्रांसफर करें, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन सेम स्पीशीज हो रहा है या डिफरेंट? डिफरेंट स्पीशीज बल्कि डिफरेंट किंगडम्स भी हो रहे सही है, बस डिफरेंट स्पीशीज कह दो ना, किंगडम ही अलग है वो बात की बात है तो अलग स्पीशीज ना। क्या यही चीज सेम स्पीशीज में भी करते हैं? यस। कब? Sir. आजकल एक फील्ड चली हुई है, उस पर काम चल रहा है, अभी काम हुआ नहीं है। एक जमाने तक हम ये सोचते आए कि यार जेनेटिक डिजीजेस तो सही नहीं हो सकती, कुछ भी कर लें। जाहिर बात है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, भाई उसके हर सेल में फॉल्ट है, जेनेटिक फॉल्ट है, बचपन से उसमें फॉल्ट आया है। तो हम यही समझते थे ये सही नहीं हो सकती कंडीशन, इसका कोई क्योर नहीं है। आजकल एक फील्ड पे काम हो रहा है काफी, 2-3 जेनेटिक डिजीजेस सही भी हो गई, जीन थेरेपी कहते हैं। उसमें कोशिश यही होती है कि जीन ट्रांसफर करते हैं, एक नॉर्मल बंदे से जीन लेते हैं, उसको पहले कॉपी करते हैं ताकि लाखों कॉपीज बन जाए, और फिर उसको एक पेशेंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि उसमें एटलीस्ट वो करेक्टरिस्टिक कुछ लेवल पे थोड़ा शो होना शुरू हो। आ रही बात समझ में? इसको क्या कहेंगे? जीन थेरेपी। तो बताइए जो जीन थेरेपी है इसमें जो ट्रांसफरिंग मैं कर रहा हूँ, कोशिशें चल रही है, बहुत हद तक कामयाबी होती जा रही है। इसमें किसमें ट्रांसफर किया, अलग अलग स्पीशीज में या सेम में? Same species. क्योंकि ह्यूमन से ही जीन लिया, और जो फॉल्टी पर्सन है वो भी तो ह्यूमन ही है। इसी तरह और एग्जांपल दूं, प्लांट में, फार्मिंग में ये बहुत यूज हो रहा है। आपके पास खेतों में एक पौधा लगा हुआ है, वीट प्लांट लगा हुआ है, सही है। उसमें बेचारे कोई फंगल डिजीज होती है तो वो मर जाता है। लेकिन मैंने देखा कहीं और किसी इलाके में वीट प्लांट है, वही गंदुम का ये वीट प्लांट है, उसमें एक जीन है जो एंजाइम बनाता है कि जैसे ही वो फंगस अटैक करता है उल्टा फंगस मर जाता है। कहने से फंगस के खिलाफ रेजिस्टेंस है, जैसे एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस है ना। लेकिन वो आपके वीट प्लांट में नहीं। इसका मतलब कहने से वो जो किसी और दूर दराज इलाके में वीट प्लांट है, उसके पास एक जीन है दैट शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगल अटैक, है कि नहीं? बताएं अपने प्लान में कैसे लाने की कोशिश करूं। कहना यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल Yes. यूज हुआ है, यूज कर रहे हैं, इसका जिक्र मैं एंड में करूंगा अभी, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ना इन्होंने यही एग्जाम्पल मांगी है। प्लांट में, क्रॉप प्लांट में आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हो रही है वो वाली, सही है ना। तो उसमें भी ट्रांसफर किस में हुआ? वीट टू वीट ही हुआ ना, भले वो वीट अलग था, उसमें रेजिस्टेंट थी, और जो मैं वीट उगा रहा हूँ उसमें नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसका जीन लिया अपने वीट वाले पौधों में, सीड लेवल पे डालते हैं, जब वो सीड होता है ताकि बड़ा हो तो जीन भी मल्टीप्लाई हो जाए उसमें। तो ये बताएं, ये जो ट्रांसफरिंग करी मैंने आपसे जिक्र किया, ये किस में हुआ, सेम और डिफरेंट स्पीशीज? सेम स्पीशीज। Same. सेम स्पीशीज। तो मैंने आगे लिख भी दिया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जीन का ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट,
और सच दैट जीन इज एक्सप्रेस भी हो और प्रोडक्ट भी बना के दे आपको, और आगे लिख भी दिया कि दिस ट्रांसफरिंग ऑफ जीन कैन बी डन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज और इवन डिफरेंट स्पीशीज। Species. ये यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो आप बताएं इस पूरे प्रोसेस में, अभी एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं आगे, इस पूरे प्रोसेस में किन किन लोगों की जरूरत पड़ी? एक तो डोनर हो गया, दूसरा रेसिपिएंट हो गया, 3 लोगों की जरूरत होती है इन दिस होल Donor. सॉरी कौन कौन? एक डोनर हो ट्रांसफरर, गया। ट्रांसफरर से क्या मुराद? वेरी गुड, ट्रांसफरर से क्या मुराद? जो जीन निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल वो रहे तो हैं। हम है ना, वो तो हम प्रोसेस करें, हम अपना थोड़ी नाम डालेंगे। ये बताएं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपसे, 1 मिनट क्लास रुकिएगा जरा। G class, the transferring of gene can be done between individual of the same species or even between different species. Sorry, नहीं, मैं आगे ही बोल रहा था कि इसमें ना 3 लोग चाहिए, 3 एजेंट चाहिए। हम तो अलग है, हम तो प्रोसेस करने वाले साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर रहा हूँ। 3 चीजें चाहिए, एक तो डोनर चाहिए, ठीक है? अब मेरी बात पे गौर करिएगा। आपने इंसानी सेल लिया, ठीक है, उसको कट किया, उसमें डीएनए निकाला। अब एक डीएनए आपको पता है ना, लॉन्ग डीएनए होता है, उनमें हजारों जीन है और उनमें छोटा सा कहीं इंसुलिन जीन होगा, ये सोचें, होगा या नहीं? आपको क्या लगता है ये आसान प्रोसेस है इंसुलिन जीन को ढूंढना, पहले तो आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन, और फिर बहुत उसको मुश्किल निकालना? होगा, 20,000 वो जीन है। लेवल मैं ढूंढने वाला प्रोसेस तो नहीं सिखाऊंगा कि ढूंढते कैसे हैं, ठीक है, लेकिन कट करके निकालते कैसे वो सिखाऊंगा। सही है ना? निकालते कैसे वो जरूर सिखाऊंगा। ए लेवल में सब कुछ सीखेंगे। चलो जीन ढूंढ लिया, इसी तरह कट करके निकाल के अलग मीडियम में भी रख दिया, ये आ गया जीन फॉर इंसुलिन। अब बताओ, अब लिया मैंने रेसिपिएंट यानी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में मुझे ये जीन डालना है। सही है, कैसे डालूं? एक आइडिया दें। इंजेक्शन से डालूं? आपको याद है ना, बैक्टीरियल सेल का अपना साइज इतना छोटा होता है कि अगर आप नॉर्मल सिरिंज यूज करेंगे, उस सिरिंज में देखिए जो निडल होती है उसके बीच में बोर होता होगा ना, जिससे फ्लूइड निकल के जाता है, उससे छोटा, जिस सुराख से फ्लूइड निकलता है उससे छोटा तो बैक्टीरिया का साइज है। फिर कोई बोलेगा अच्छा सर एक काम करते, माइक्रो 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 टाइप की निडल बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी बना भी दें, आपको नहीं लगता बैक्टीरियल सेल तो रप्चर हो जाएगा अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो? मतलब इंसुलिन जीन तो मैं सेल रप्चर करके ही निकालूंगा, निकाल लिया, लेकिन जो होस्ट सेल है, रेसिपिएंट है, उसमें तो सेफली जीन डालूंगा ना, उसको भी मारना ही है, उसको जिंदा रखना है उस सेल को। भाई वही तो इंसुलिन बनाने वाला सेल बनेगा, सोचे फाड़ दूं या उसको इंटैक्ट रहना चाहिए उस सेल को? इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो कैसे ट्रांसफर करूं? ट्रांसफर कैसे होगा? तो किसी याद और रखें, ऑर्गेनिज्म के जरिए। कभी भी, सुने सुने मेरी बात सुने, याद रखिए कभी भी ट्रांसफर हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बैक्टीरिया खुद वो जीन लेता है तो ले, नहीं लेता तो ना ले, उसकी मर्जी है। तो इसीलिए मैं अब आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। शुरू शुरू में 1970 में इन्होंने ये फील्ड शुरू करी थी, सोचें 1970 में इंट्रोडक्शन हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और 10 साल लगे 1980 में जाके पहली प्रोडक्ट बनी इंसुलिन। उसके बाद फिर इन्होंने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाई, लेकिन पहली प्रोडक्ट बनाने में कितने साल लगे इनको? 10 साल। तो यार सोचें, इन 10 साल में आपको नहीं लगता ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर होता रहा होगा? आप जो पढ़ते हैं मजे से ओ लेवल में या चल के ए लेवल में डिटेल में पढ़ते हैं, आप कौन से स्टेप खाली पढ़ रहे होते हैं? आप सिर्फ जिनमें सक्सेस मिली वो स्टेप पढ़ते, बोलते देखा हमें आ गया। उनका सोचे जिन्होंने ट्रायल किए इतने अरसे। तो आपको नहीं लगता इन 10 सालों में एक आध साल तो खाली ये सोच के सोचते रह गए होंगे, कभी सिरिंज से डालने की कोशिश, कभी बैक्टीरिया फट गया, कभी वो ले नहीं रहा ऐसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि रेसिपिएंट में सबसे पहले बैक्टीरिया क्यों लिया गया। हाँ ये बात तो फैक्ट है, सिंगल सेल है, जीन ट्रांसफर करना आसान है, प्लस सोने पे सुहागा, प्रोकैरियोटिक सेल है, सादा सेल है, अंदर ज्यादा ऑर्गेनील का लोचा नहीं है, ऑर्गेनील्स का मसला नहीं है, तो भी जीन ट्रांसफर करना रिलेटिवली इजी है फ्रॉम अदर कंपेयर टू अदर सिंगल सेल। लेकिन बैक्टीरिया में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से हमने पहले शुरू में रेसिपिएंट बैक्टीरिया लिया था। आज तो हम बहुत एडवांस हो गए, आज तो हम प्लांट में डाल रहे हैं जीन, एनिमल में डाल रहे हैं, वो तो एक अलग मसला है।
तो कहने का मकसद ये है कि बैक्टीरिया में एक और खास बात है, वो सुनिएगा। बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर याद है? उसमें एक तो होता है बड़ा सर्कुलर डीएनए, ठीक है, होता है। Yes. क्या एक और एक्स्ट्रा डीएनए, छोटी सी रिंग होती है, वो भी सर्कुलर होता है, छोटा सा डीएनए होता है, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड होता है। और प्लाज्मिड की कॉल, उसमें भी कुछ जीन्स होंगे ना, यस। कुछ छोटे मोटे जीन Yes. प्लाज्मिड में भी होते हैं। और प्लाज्मिड की खूबी क्या है बताऊं? दो बैक्टीरिया जब करीब आते हैं, वो भले अलग ट्रांसफर अलग करवा देता है ना? की प्लाज्मिड, जब दो बैक्टीरिया करीब आते हैं, भले एक टाइफाइड वाला हो एक टीबी वाला हो, तो ये प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड इज ट्रांसफरेबल बिटवीन टू बैक्टीरिया, यानी एक का प्लाज्मिड दूसरे में, दूसरे का पहले में आ सकता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन उमूमन प्लाज्मिड में तो होते हैं। तभी तो टीबी में जब वो आई थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की, तो टीबी से ही तो टाइफाइड में गई थी, खुद ही ट्रांसफर प्लाज्मिड की वजह से। बहरहाल वो बेचारे, वो एक अलग बुराई है, एंटीबायोटिक कैसे खराब हुई। अभी मुझे बताएं प्लाज्मिड का क्या फीचर आपने नोट किया कि बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को दे भी सकता है और दूसरे से प्लाज्मिड ले ले भी भी सकता सकता है। है, ये क्वालिटी है। तो अगर मैं एक ओपन डिश बनाऊं, एक फ्लूइड डिश जिसमें शुगर, फॉस्फेट, न्यूट्रिएंट हो, उसमें बेतहाशा बैक्टीरिया रखूं, बहुत सारे बैक्टीरिया, और प्लाज्मिड रखूं, खुले हुए प्लाज्मिड, इज देयर अ चांस कि बैक्टीरिया विल टेक अप द प्लाज्मिड? यस। है ना चांस? तो इसका मतलब Yes. आप इंसुलिन का जीन घुसाएं नहीं बैक्टीरिया में, आप इंसुलिन का जीन अटैच करें किसमें? किसी और बैक्टीरिया को रप्चर करें, सुने मेरी बात, किसी और बैक्टीरिया को रप्चर करें और उसमें से क्या निकाल लें? वो तो मर जाएगा जारी बात, तो बैक्टीरिया मर गया, लेकिन उससे प्लाज्मिड। क्या हासिल कर लें? प्लाज्मिड। और उस प्लाज्मिड पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं हम, इंसुलिन जीन उस पे लगाते हैं। तो लगाया तो बैक्टीरियल डीएनए से ही ना, सोचे ये बात। और फिर ऐसे जब प्लाज्मिड बना देते हैं जिसमें इंसुलिन जीन लगाया, तो उनको बैक्टीरियल मीडियम में रखते हैं इन हो। फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप रखे ना, अच्छा टेम्परेचर, अच्छा मीडियम, बस आप आइडियल मीडियम दे सकते हैं, उसके आगे आप हेल्पलेस है। क्यों आप हेल्पलेस है? अब बैक्टीरिया जाने और वो जो प्लाज्मिड बने वो जाने, सब नहीं लेंगे, लेकिन इस उम्मीद पे तो होगा कुछ बैक्टीरिया ले लेंगे, और एंड में फिर जिन्होंने लिया है वो एक तरीका होता है, उनको फिर हम आइसोलेट करके अलग कर लेते। समझ में आई बात? तो मैं असल में, ये तो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। ये बताएं अभी क्या सीखा आपने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए 3 एजेंट्स रिक्वायर है, कौन कौन? एक तो डोनर, जिसका Donor, जीन होगा। होस्ट। दूसरा host, रेसिपिएंट ऑफ होस्ट या रेसिपिएंट सेल, जिसमें जीन ट्रांसफर होगा सक्सेसफुली और एक्सप्रेस होगा, और वो आपकी प्रोडक्ट बनाएगा, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बना के देगा। और तीसरा एक नया नाम आया, वेक्टर। क्या कहलाता है? जो वेक्टर। कैरियर होता है, ये वो नाम आपने यूज किया है पहले भी, पता है, कोई कैरियर हो तो malaria, उसको वेक्टर। malaria. डिजीजेस एंड मलेरिया में क्या इम्यूनिटी। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द स्प्रेड। तो यस। ये प्लाज्मिड कौन हुआ यहाँ पे? वेक्टर। लेकिन बात सुने, प्लाज्मिड एक्ट एज एन आइडियल वेक्टर फॉर बैक्टीरिया और एनी सेल। यानी ऐसे प्लाज्मिड बना के अगर मैं प्लांट के सेल्स के साथ रखूं या एनिमल सेल्स के साथ, उनके एम्ब्रियो के साथ, तो वो भी ले लेंगे या नहीं? वो नहीं लेंगे। वो नहीं लेंगी। ऑब्वियसली वो थोड़ी पहचानते हैं प्लाज्मिड क्या है, सिर्फ कौन? बैक्टीरिया ले सकता है। तो अब समझ में आया? शुरू में मुझे 3 एडवांटेजेस बताएं व्हाई बैक्टीरिया वर यूज्ड इनिशियली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, नॉट एनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक तो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हेंस ट्रांसफरिंग इज इजी इन देम, एक तो ये हो गया। सिंगल प्लाज्मिड। सेल भी है, प्रोकैरियोट भी, एक हो गया। दूसरा, इनमें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होते हैं, हेंस दे कैन टेक प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, so the transferring of gene can be done using plasmid as a vector in them। किसी और में प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज नहीं कर सकते। और तीसरा फायदा, वन जल्दी बताएं, अजान होनी शुरू हो गई, जल्दी बताएं। तीसरा, डिवीजन रेट याद है बैक्टीरिया का? डिवीजन रेट बहुत तेज है, मतलब आधे घंटे के अंदर रिप्रोड्यूस तो कर वो फिर सकते इसका चली गई मतलब क्या? अगर दो चार, representation. सिर्फ मुश्किल से 2-4 बैक्टीरिया ही बने इंसुलिन बनाने वाले, 2-4 ही बने बहुत मुश्किल से, तो क्या वो काफी है आपके लिए? चलो 2-4 तो बन गए, अल्लाह का हैं। शुक्र है। हाँ। क्यों? आपको पता है मैं एक दिन में इसकी आबादी कितनी कर दूंगा? लाखों कर दूंगा एक दिन में। सही है? क्लियर? तो डिवीजन रेट बहुत Yes. हाई है। तो जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी आपके लिए क्या फायदा होगा? इंसुलिन की प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। सही है? 2-3 मिनट रुके जरा, अजान खत्म हो फिर मैं कंटिन्यू करूँ।
जी बेटा, आ रही है आवाज वापस? Yes. ओके। यस तो मैं ये बोल रहा था, आप लोगों ने एक वर्ड सीखा अभी वेक्टर के नाम से कि वेक्टर जरूरी होता है टू ट्रांसफर अ जीन। आप बैक्टीरिया क्या, कोई और भी सेल होता ना तो उसमें फोर्सफुली जीन नहीं डाल सकते। यू डेफिनेटली नीड अ वेक्टर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब बैक्टीरिया जब तक एज अ होस्ट सेल यूज हुआ तो चलो वेक्टर आपने कहा सर प्लाज्मिड आई विल यूज एज अ वेक्टर, उसमें मैं जीन लगा दूंगा और प्लाज्मिड विल कैरी द जीन इनटू द बैक्टीरियल सेल, हो गया। लेकिन क्या हमने सिर्फ बैक्टीरिया में ही आज तक जीन ट्रांसफर किए या प्लांट और एनिमल में भी कर चुके हैं और उसमें भी टाइम हो चुका है हमें? कर चुके हैं उसमें भी। कर चुका जेनेटिकली मॉडिफाइड बताया ना, क्रॉप प्लांट बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बनाए हमने, फिश वगैरह पे बहुत काम हो रहा है, फिशरीज पे बहुत काम हो रहा है इसमें। तो बेटा तरीका तो वही होगा, जीन लिया काम का किसी से, जैसे वीट प्लांट से नहीं हमने जीन लिया था रेजिस्टेंट वाला और फिर दूसरे वीट प्लांट में डाला ताकि उसमें भी रेजिस्टेंट आ जाए। तो मुझे बताएं वेक्टर क्या यूज करा होगा, नोइंग द फैक्ट कि प्लाज्मा वेक्टर चाहिए होगा या नहीं उस केस में भी, फॉर वेक्टर ट्रांसफरिंग चाहिए। जीन इन एनिमल प्लांट सेल, यीस्ट में भी किया हमने, यीस्ट सेल में भी। तो ये बताएं वेक्टर चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा ना? क्या चाहिए प्लाज्मिड यूज कर लूं एज अ वेक्टर या नहीं कर सकते? नहीं कर नहीं, उसमें सकते नहीं कर सकते। क्योंकि वो सिर्फ बैक्टीरिया लेता है। वो तो बैक्टीरिया के लिए वेक्टर है खाली, ठीक है। तो फिर वेक्टर क्या यूज किया होगा आपके ख्याल में? सोचे, बहुत आसान जवाब है। सर सर क्या सी किसी और को, सर आप किसी, एक मिनट पहले मुझे सेंटेंस पूरा करने दे बेटा। क्या आप किसी और को जानते हैं जो बकायदा अपना डीएनए लेके आपके एनिमल या प्लांट के अंदर घुस जाए और जाके अपना डीएनए उससे अटैच कर ले? नहीं पढ़ा क्या आपने? गैमेट। सर पोलन पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन कब डीएनए लेके बेटा किसी सेल में सर घुस जाता है और गैमेट। अपना डीएनए? कैसी बात कर रहा है बेवकूफ? बेटा वायरस, वायरस करता है ये चीज, भूल गए क्या? वायरस जब अटैक करता है, वायरस का अटैक भूल गए पढ़ाया था कि उसका डीएनए हाँ, एंटर होता है होस्ट सेल में enters और जाके DNA gets attached with the यस DNA of the host cell, takes control over the whole protein synthesis machinery, एग्जैक्टली, तो वो orders पूरा the अटैच हो जाता है। multiple बस making उस वायरस copies को of itself. सुने, अबे बस कर चतुर, वो देखिए थ्री इडियट्स वाला चतुर। बहरहाल तो वो जो वो है क्या नाम है, वायरल डीएनए जाके जब लगेगा, बस ये कि वो तो डिजीज कॉज करता है तो मार देगा, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं उस वायरस को। बहरहाल वो बाद में बताऊंगा डिटेल। वायरस एज अ वेक्टर यूज होता है, तो वायरल डीएनए कैन बी यूज एज अ वेक्टर, सही है। लेकिन बैक्टीरिया में जरूरत नहीं, तो बैक्टीरिया में बिला वजह वायरस क्यों यूज करो, वहां प्लाज्मिड है ना। तो अब आए, पहले मैं आपको दो तीन चीजें सिखाऊं। एक तो इंट्रोडक्शन सिखाया, अब दो तीन वर्ड्स है, चार पांच वर्ड पहले वो सीखे, फिर प्रोसेस भी शुरू करते हैं। पहला चीज कि जब आप जीन ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल के डीएनए में, तो वो डीएनए किसका होगा, होस्ट सेल का या डोनर का या दोनों का मिक्सचर? सर आप एक रिपीट चीज कर है, देंगे, रिपीट मैं ये कर पूछ देंगे। रहा हूँ कि वो जो नया डीएनए बना जिसमें जो होस्ट सेल है उसके अपने भी जीन है, प्लस उसमें इंसुलिन का जीन भी लगा दिया या जो भी जीन आप ट्रांसफर करें, तो वो जो डीएनए बनेगा फाइनल प्लाज्मिड या जो भी डीएनए बनेगा, वो किसका डीएनए कहलाएगा? मतलब उसमें जीन किसके हैं? दोनों का। दोनों दोनों का। का है ना। दोनों का। उस स्पेशल डीएनए को पहले तो नाम सुन ले, क्या कहलाता है वो डीएनए? ये दो तीन नाम है, पहले तो ये जहन में बिठा लो, क्या कहलाता है वो डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरा नाम है इसका, वरना स्मॉल आर लिख के फिर डीएनए तो पता है ना, कैपिटल मिलके स्मॉल आर डीएनए, सही है। कैसा डीएनए, कौन से डीएनए को कहते हैं? मेरा या आपका डीएनए नहीं है ये एक ऐसा डीएनए है जिसमें टू जीन डिफरेंट भी, ऑर्गेनिजम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ जीनो फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, भले ज्यादातर जीन अपने ही हो, लेकिन अगर एक जीन भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का लग गया तो इट्स अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फिर सर जिसके ये पास सेम स्पीशीज में हो सकता है, सॉरी, सेम स्पीशीज में ये कह सकते हैं इसी को? तब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं उसको। अगर भले टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से तो आया ना, देखिए मैंने टू डिफरेंट स्पीशीज लिखा है या टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिखा है, गौर करो, ऑर्गेनिजम्स। बहुत एहतियात की। इसका मतलब वो जो वीट में, मेरे वाले वीट में मैंने किसी और वीट का जीन रेजिस्टेंट वाला डाला, तो वो डीएनए भी क्या बना, रिकॉम्बिनेंट वो भी डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज नहीं, फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। और जिसके पास ये डीएनए बन गया, क्या बैक्टीरिया में जब भेजा था प्लाज्मिड तो सबने लिया था या कुछ ने लिया था? कुछ ने लिया था। कुछ नहीं तो लिया आपके था। काम के बैक्टीरिया कौन से इस पूरी डिश में से, सब या सिर्फ वो जो कुछ बने? जिन्होंने लिया तो था। मैंने कहा था ना एंड में हम उनको आइसोलेट भी करेंगे, अलग भी करेंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे, है ना, और फिर बड़े स्केल पे ग्रो करेंगे उनको। तो वो जो बैक्टीरिया है जिन्होंने ले लिया डीएनए, उसको क्या नाम दो? उनके लिए भी एक नाम है, उनको होस्ट। दो नाम दिए सकते, दो नाम है बल्कि। एक तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया बना तो क्या नाम देंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया।
वो जो प्लांट बना था व्हीट प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट, या फिश में अगर आपने कोई अच्छी ग्रोथ वाला जीन किसी और फिश से डाल दिया ट्रांसजेनिक फिश कहलाएगी। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और एक और नाम भी है जीएमओ, जीएम फॉर genetic Genetic modification. modification. जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन मॉडिफिकेशन की है ना आपने, तो क्या कहलाता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड Modified ऑर्गेनिज्म, organ. जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम बैक्टीरिया, जीएम क्रॉप प्लांट, जीएम एनिमल वगैरह। सही है, लिख भी दिया। ये कौन है? सही है। द ऑर्गेनिज्म दैट हैज सक्सेसफुली रिसीव द जीन फ्रॉम सम अदर Other ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ रिसीव किया या एक्सप्रेस भी कर रहा है? एक्सप्रेस भी करना है। Express भी कर रहा है। सही है। तो पहले ये दो नाम याद कर लें। क्या क्या बता दिया? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, जेनेटिक Recon- इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हो गई, आरडीएनए बता दिया क्या होता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बता दिया। यहाँ तक कोई मसला? वर्डिंग में एक लाइन की डेफिनेशन है, समझ लो ये। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इन द होल प्रोसेस देयर आर 3 एजेंट्स बीइंग इन्वॉल्व। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कौन कौन? donor, host, डोनर, होस्ट या रेसिपिएंट दोनों नाम ले सकते हैं। और Vector. वेक्टर vector, डोनर कौन? द बॉडी जो सेल देता है जिसमें रिक्वायर्ड जीन है, जिसमें से जीन हम निकालेंगे, जिस जीन की प्रोडक्ट बनानी। सही लिखा है, द बॉडी सेल दैट पोजेसेस द रिक्वायर्ड जीन ऑफ विच द प्रोडक्ट इज टू बी फॉर्म। जैसे इंसुलिन बनाना है तो डोनर कौन हुआ? ह्यूमन डीएनए। सही है ना, ह्यूमन सेल या ह्यूमन डीएनए। रेसिपिएंट ये कौन है? या जो होस्ट? रिसीव करता है। जो जो रिसीव बॉडी करता है। सेल है इन विच द रिक्वायर्ड जीन फ्रॉम, ये गलत लिखा होता, काट दिया मैंने। कहां से आ रहा है रिक्वायर्ड जीन? फ्रॉम डोनर डोनर donor, होस्ट। तो ये खुद है, सॉरी गलती से लिख दिया था। द बॉडी सेल इन विच द रिक्वायर्ड जीन फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर्ड एंड इवन एक्सप्रेस सो दैट डिजायर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म। इजी है। और फिर रिलीज भी yes, कर रहा है, बना भी रहा है और रिलीज भी कर रहा है। सही है। और तीसरा कौन था? vector, वेक्टर वो कौन? एक ऐसा चीज, एक ऐसा एजेंट, अब वो डीएनए ही होगा। सही है, जो एक ऐसा एजेंट जो क्या कर सकता है? कैरी द DNA रिक्वायर्ड जीन। carry, that is used that or that carries the gene from the donor cell into the host cell. Host कौन हो cell. सकता है? भी दो ऑप्शन दे चुका हूं plasmid ऑलरेडी। इस वाले केस में और वैसे और कौन हो सकता है? वायरस। वायरस। तो कैन बी प्लाज्मिड, वायरस, और भी ऑप्शन है, लेकिन और ऑप्शन बाद में ए लेवल से। और भी ऑप्शन है यहाँ। खुद भी बनाए इन्होंने ना, प्लाज्मिड की जरूरत है आजकल ना वायरस की। इन्होंने खुद भी ऐसे छोटे छोटे डीएनए बना लिए आर्टिफिशियली, जो एज अ वेक्टर यूज करते हैं आजकल। वो फिर लेटेस्ट टेक्निक्स है। यहां तक बताएं, ये स्क्रीन पूरी हो गई। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक सर तो ये मॉडिफिकेशन? होस्ट ही ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है ना बाद में? वो होस्ट बनता है जिसमें ये वेक्टर फिर चला जाएगा तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होस्ट बनेगा। वेक्टर तो क्या बनेगा? वेक्टर तो डीएनए है ना, जिसमें वेक्टर असल में बनता है आरडीएनए। वेक्टर कौन बनता है? आरडीएनए। और फिर वो RDN, आरडीएनए जाता है होस्ट में, तो वो होस्ट क्या बनता है? नाम दो ना, ट्रांसजेनिक होस्ट क्या ऑर्गेनिज्म। बनता है? जेनेटिकली ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड। ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो भी कहें। बताएं यहाँ तक क्लियर है? तो आइए yes, जरा प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे तो आज की डेट में अगर देखें तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट हम बना चुके हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, और बैक्टीरिया ही नहीं, प्लांट में, एनिमल में भी हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। लेकिन हम जाएंगे पहली एग्जाम्पल पे, कोर्स में भी उसका जिक्र है और खैर उसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। हम जाएंगे कमर्शियल प्रोडक्शन एग्जाम्पल, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरियल सेल ऑन अ लार्ज स्केल। ये बताएं इसको, अच्छा ए लेवल में भी आएंगे ना, एग्जाम्पल यही पढ़ाई जाएगी। कौन सी वाली? ये इंसुलिन मेकिंग यूजिंग बैक्टीरियल सेल। लेकिन जाहिर बात है अभी ओ लेवल में बहुत से स्टेप्स आप छोड़ेंगे जो आप ए लेवल में कंप्लीट करेंगे। सही है ना, ये तो आइडिया है। लेकिन इंसुलिन ही क्यों बार बार? ऐसा क्या है इंसुलिन मेकिंग में? भाई और भी चीजें बनाई है, बहुत सारे प्रोटीन बनाए हमने, ग्रोथ हार्मोन बनाए, वो जो नहीं बॉडी बिल्डर आजाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं वो इससे बने हैं। तो फिर इंसुलिन ही क्यों? इसकी नीड है। नहीं नहीं, नीड तो सबकी है। दोबारा रिपीट करेगा। Out of so many example, why do we study insulin making always as the first example? चाहे आप सबसे ओ आसान लेवल है। में पढ़ो चाहे ए लेवल में। तो ये कहें सर कि डायबिटीज, इसकी डायबिटिक हिस्टोरिक, पेशेंट। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंस तो सबकी है बेटा, आगे और चीजें भी है, और भी बीमारियां, उनकी भी ये हमने सबसे प्रोडक्ट्स पहले बनाए। हुई थी। एग्जैक्टली, बोल भी रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे मेरी बात, बोल तो रहा हूँ। हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है? जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाई गई थी वो इंसुलिन ही बनाया गया था। इनफैक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड जो इंट्रोड्यूस हुई वो इंसुलिन की डिमांड पे इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर हमें जब सीखने को मिला
जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं नाम दिया था फील्ड का, पहले तो हम कोशिश कर रहे थे इंसुलिन बनाए यूजिंग दिस टेक्निक, जब बन गया टेक्निक समझ में आई तो हमने नाम दिया ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इससे हम और भी चीजें बना सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है इंसुलिन की, समझ लें इंसुलिन मेकिंग एक फाउंडर है फॉर द फाउंडर फॉर द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इतनी डिमांड कैसे हुई? तो 1970 से पहले डायबिटीज पढ़ा था ना, याद है ना, पढ़ाया है मैंने पीछे सिलेबस Yes. में। डायबिटीज जब हमने पढ़ा था तो डायबिटीज तो बहुत पुरानी डायग्नोसिस है, अभी की बीमारी थोड़ी है। 40s 50s 1940 50 में डायग्नोसिस हो गया था डायबिटीज, हमें समझ में आ गया था क्या है, और वो भी पता चल गया था 50-60 में टाइप 1 भी होता है टाइप 2 भी होता है। आपको याद है टाइप 1 के पेशेंट वो होते हैं जिनमें बचपन से होता है डायबिटीज, जिनमें इंसुलिन बनता ही Jubilant. नहीं है, और उनका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं, इंसुलिन उनको उनका इंजेक्शन डेली ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं बिफोर बिफोर एवरी एवरी मील. मील, डेली या बिफोर एवरी मील? बिफोर Before एवरी every मील meal. रेगुलरली, एग्जैक्टली उनका डाइट कंट्रोल या एक्सरसाइज उनका इलाज नहीं है। कुछ नहीं। वो डाइट कितनी भी कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी, उनको हर हाल में हर खाने से इंसुलिन लेनी पहले पड़ती इंसुलिन है. चाहिए वरना वो मर जाएंगे। दूसरे होते हैं टाइप 2 जिनको ओल्ड एज पे होता है, उनको फिर भी इंसुलिन इतना उनको नहीं अपनी चाहिए डाइट होता है। कंट्रोल करनी पड़ती है और उनको रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, करनी पड़ती है. लेकिन क्या इन पेशेंट्स में भी आपने नोट किया है कि इंसुलिन काफी पेशेंट ले रहे होते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी? थोड़े बहुत एफिशिएंसी लेते हैं इंक्रीज होती है कभी लेकिन ये कभार लास्ट की में नहीं बहुत है। लेकिन लो फिर होने भी लग जाती डाइट है फिर. कंट्रोल करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट? अब बताएं मुझे, जब 1950-60s में ये केसेस सामने थे हमारे, और बहुत केसेस थे, तो यार इंसुलिन तो चाहिए था। तो आपको क्या लगता है उस जमाने में ऐसा तो नहीं है ना कि उस जमाने में भी मरने दिया जाता होगा? कोशिश तो की जाती होगी ना। तो उस वक्त क्या था कि इंसुलिन तो निकालते थे, कहाँ से निकालते होंगे? सोचे जेनेटिक इंजीनियरिंग तो थी नहीं, तो उस एनिमल्स, वक्त एनिमल से निकालते थे, काउ से, पिग से वगैरह। लेकिन वो आपको नहीं डिजीज लगता भी तो उसमें लाता बहुत था. मसले होंगे? ये बताएं काओ से या पिग से इंसुलिन कैसे निकालेंगे? पहले उसको कट करेंगे, उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करेंगे, सही है, क्योंकि ब्लड में घूमता है ना हार्मोन, पेनक्रियास निचोड़ के थोड़ी निकालेंगे। पेनक्रियास पकड़ के निचोड़ोगे तो इंसुलिन थोड़ी ब्लड में घूम रहा होगा। लेकिन अगर मैं एक पूरा जानवर जिबा कर दूं और ब्लड कलेक्ट करूं, क्या बहुत सारा इंसुलिन निकलेगा उसमें से? नो. थोड़ा सा नो. ही निकलेगा ना। और यस. उस चक्कर में पूरे एनिमल को जिबा करना पड़ेगा। तभी इन्होंने काऊ और पिग को ही क्यों चूज किया था शुरू में इंसुलिन निकालने के लिए, क्योंकि ये जानवर ऑलरेडी जिबा होते हैं। हमारे यहाँ नहीं, अल्लाह ना करे कि पिग यहाँ पे हो, लेकिन क्या दुनिया में पॉर्क मीट भी खाया जाता है? यस. वेस्टर्न साइड पे, खाया जाता स्पेशली है. ईस्टर्न साइड पे भी। तो इसलिए जो जानवर जिबा हो रहे हैं उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई जिबा वैसे भी हो रहे हैं तो ब्लड हम ले लेते हैं, बाकी गोश्त वोश काटना है जो करना है करो, ब्लड वैसे भी तो जाया हो रहा था। तो उस ब्लड में से इन्होंने इंसुलिन, फिर कुछ टेक्निक थी फिल्ट्रेशन एंड ऑल दैट थिंग जिससे इंसुलिन अलग करते थे, लेकिन बड़े मसले थे। पहला उससे मसला, डिजीज भी तो क्या वो, कॉज होती थी. नहीं नहीं डिजीज नहीं कॉज होगी, सुने मसला क्या होगा वो सुने। पहला मसला, क्या ये इंसुलिन एग्जैक्ट वही इंसुलिन होगा जो हमारी बॉडी में रिलीज होगा या थोड़ा डिफरेंट होता होगा? थोड़ा नो. डिफरेंट डिफरेंट। होता होगा. तो पहला मसला, अगर वो इंजेक्ट भी करूं मैं टाइप 1 पेशेंट में खाने से पहले, क्या वो इतना एफिशिएंटली काम करेगा? नो. नहीं ना। नो. यू नीड ह्यूमन नो, इंसुलिन। दूसरा, व्हाट अबाउट डिमांड सप्लाई इशू? जितने पेशेंट्स थे, आपको लगता है सबकी डिमांड फुलफिल हो जाती होगी? क्योंकि जितने भी नो. एनिमल किल करेंगे डिमांड पूरी नहीं होगी। इसीलिए क्या कॉस्टली भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि अवेलेबिलिटी यस. बहुत कम थी और रोजाना तो ब्लैक हो जाता था। जैसे हमारी नहीं अक्सर दवाइयां ब्लैक हो जाती फिर महंगी मिलती है। तो डिमांड सप्लाई का इशू था दूसरा बड़ा मसला। तीसरा, डिजीज क्या भी तो आता है एनिमल सर. की, आपको नहीं लगता ओवर स्लॉटरिंग शुरू हो गई होगी? भाई पहले एनिमल यस। इतना काटे जाते थे जितना गोश्त चाहिए, अब जब इसकी डिमांड बढ़ी, लोगों को पैसा नजर आने लगा, उन्होंने कहा गोश्त से ज्यादा तो मुझे इंसुलिन में पैसा मिलेगा, ब्लड का पैसा मिल रहा था। तो आपको नहीं लगता ओवर स्लॉटिंग शुरू हो गई? गोश्त का देखेंगे, जरूरत से फिर तो ज्यादा दिया जानवर वजह खत्म हो स्लॉटिंग जाएंगे। बढ़ी। एग्जैक्टली, ओवर स्लॉटिंग भी शुरू हो गई, ये भी मसला। और चौथा, एथिकल एंड रिलीजियस इशू। विल यू एक्सेप्ट इंसुलिन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पिग ब्लड? नो. 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 Being a Muslim, ऑब्वियसली being नॉट। a Hindu, can you accept insulin from the cow blood? नो. नो. क्योंकि पता है ना काउ का एक रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं. होता है। तो आप नोट करें, ये मसले मसाइल थे। एफिशिएंसी का मसला था, डिमांड सप्लाई का मसला था, बहुत महंगा था, एनिमल की ओवर स्लॉटिंग हो रही, 4-5 मसले मैंने ऐसे ही बातों बातों में बता दिए। तो उस वक्त से डिमांड थी कि यार कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए कि ह्यूमन का इंसुलिन बने, जितनी डिमांड हो उससे भी मैं ज्यादा बना सकूं आराम से। तो कॉस्ट खुद ब खुद क्या होगी? अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए, इकोनॉमिक्स का तरीका क्या है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली सप्लाई की कॉस्ट क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है ना? तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, गरीब बंदा भी अफोर्ड कर लेगा, हर किसी को मिलेगा इजीली। और मिलेगा भी कौन सा वाला? ह्यूमन इंसुलिन।
तो अभी वैसे हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताएं जब कामयाबी हुई 1980 में और बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाया, चले कामयाबी का एंड में जिक्र करेंगे, ये बताएं मसला समझ में आया क्या था? एनिमल से इंसुलिन निकाला लेकिन वो सही नहीं था, वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा था, इसलिए कोशिशें शुरू हुई 1970 में, ये फील्ड इंट्रोड्यूस हुई और कोशिश क्या की गई कि यार कैसे बनाए ह्यूमन इंसुलिन। अब क्या इंसान को पकड़ पकड़ के काटूं कि अगर इंसानी इंसुलिन चाहिए तो क्या इंसान को काट के निकालूं? ये भी नहीं कर सकते। नहीं। तो इन्होंने कहा यार क्यों ना इंसान का इंसुलिन का जीन तो है ना, एक जीन चलो काट के नहीं निकालो इंसान को, लेकिन इंसान को अगर काट के नहीं निकालो, अगर एक आध सेल से जीन निकालने फिर तो नुकसान नहीं है ना इंसान में। भाई नहीं। अगर मैं एक सेल ले लूं उसमें से इंसुलिन जीन निकालूं फिर तो मसला नहीं है ना आपको। तो उससे उस जीन को अगर मैं किसी तरह किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करूं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इन्होंने इसीलिए सोचा था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और फिर उस बैक्टीरिया में, अच्छा बैक्टीरिया की खास बात क्या, अगर एक बार बैक्टीरिया में जीन आ गया एक बार, चाहे भले प्लाज्मिड में आए या नॉर्मल डीएनए में, बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कौन सी है, एसेक्सुअल सेक्सुअल? एसेक्सुअल Asexual. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो जब डिवाइड होगा तो उससे जो दो बैक्टीरिया बनेंगे दोनों में इंसुलिन का जीन होगा, यस। Yes. एग्जैक्ट कॉपी, और 2 से 4 बनेंगे। 4 से 6 तो फिर बहुत सोचो जल्दी बस उनकी एक होती है। कल्चरिंग मीडियम देंगे तो कितने बैक्टीरिया बन सकते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे, एक दिन में ही बहुत सारे बन जाएंगे। सही है ना? और फिर बड़े लेवल पे भी उसको कल्चर अप करूंगा तो कितना इंसुलिन बना सकता हूँ, जरा बताएं। अगर ये प्रोसेस कामयाब हो जाता है तो अच्छा कितना इंसुलिन बना सकता हूँ? कोई बहुत लिमिट है या लिमिटलेस? लिमिटलेस। लिमिटलेस। भाई आप सिर्फ क्या देना है बैक्टीरिया को? खाना पीना इंसुलिन का है ना? जीन। नहीं नहीं, इंसुलिन बैक्टीरिया को क्यों दे रहा है बे? बैक्टीरिया से निकालने इंसुलिन का देना क्या है? जीन। हाँ वो तो दे दिया, उसके बाद बन गया, उसके बाद क्या देना है? बैक्टीरिया को कुछ खाने पीने के लिए। खाना पीना देना है ना, न्यूट्रिएंट मीडियम देना है, वो डिवाइड होता रहेगा, आपको इंसुलिन देता रहेगा जितना बनाने। फर्मेंटर सुना है, इसी में बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा। आपने फर्मेंटर होता है, रेस्पिरेशन में बताया था। जी, लार्ज स्टील टैंक होता है फर्मेंटर। एंटीबायोटिक मेकिंग भी उसी में ही होती है, दवाइयों की मेकिंग भी होती है। तो व्हाट इफ मैं इन बैक्टीरिया को फर्मेंटर में ग्रो करूं, उनमें हजारों लीटर की कैपेसिटी है। कैन यू गेट अबाउट 1000 to 2000 लीटर ऑफ इंसुलिन पर डे? कैन यू इमेजिन कितना है? कॉस्ट भी यस। कम हो जाएगी। शुरू में कॉस्ट लगी होगी, सारी बात है, शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉस्ट थी, लेकिन क्या बाद में वो रिकवर हो गई होगी विद सच अ हाई बहुत हो गई, प्रोडक्शन? हो आज गई। इंसुलिन इस बहुत कॉस्ट पे प्रॉफिट मिल होगी। रहा है कि एक गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत अफोर्ड उसको कर कर सकता है। सकता है। डिमांड सप्लाई खत्म हो जाएगी। वो जो एफिशिएंसी थी वो कैसी होगी इसकी? ह्यूमन इंसुलिन है ये, बैक्टीरियल नहीं है, हाई बहुत एफिशिएंट ज्यादा। होगा। बहुत यस। और एफिशिएंट होगा, ह्यूमन रिलीज जैसे ही होगा। और एनिमल की जो ओवल स्लॉटरिंग शुरू हो गई थी वो, या वो कम एक वो हो नहीं मिनट नहीं होगी अब। होगी। वो नहीं होगी। एक मिनट रुकिएगा क्लास। जी क्लास, सॉरी। तो बताएं मुझे, क्या बता रहा था मैं, वो जो 5 मैंने मसले बताए थे, पहला था एफिशिएंसी वाला, वो सॉल्व हो गया। दूसरा मसला कौन सा था? डिमांड सप्लाई, वो भी सॉल्व हो गया। तीसरा महंगा था, वो कॉस्ट भी गिर गई। चौथा, व्हाट अबाउट ओवर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल? अब जरूरत ही नहीं है, बल्कि उल्टा बैक्टीरिया को पाल के कल्चर करके इंसुलिन बनाओ। और आखिरी था रिलीजियस एस्पेक्ट, रीजनल। वो आएगा इसमें या नहीं? वो भी खत्म। वो भी खत्म। तो वो भी सारे खत्म। दुखों गम दूर हो गए, लेकिन इतना आसान थोड़ी था, 10 साल लगे बनाते बनाते। आए अब जरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे बनाया गया।
डिमांड समझ में आई कैसे शुरू हुआ था प्रोसेस? अब स्टार्टिंग में तो खैर बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए गए, बड़े नाकामियां हुई। मैं आपको जो सक्सेसफुल स्टेप्स हुए ना वो जाहिर बातें बता रहा हूँ, और उनमें भी बहुत सारे स्टेप जो है वो मैं माइनस कर रहा हूँ जो ए लेवल्स में पढ़ेंगे। जैसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो डोनर, ह्यूमन इंसुलिन बनाना है यूजिंग बैक्टीरिया, तो पता ही चल गया डोनर कौन है यहाँ पे, ह्यूमन का सेल, और ह्यूमन उसको कट करेंगे तो वो पूरा डीएनए निकालेंगे वो, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन यूज किया अभी फिलहाल शुरू में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया? ऐसा लीजिएगा जो डिजीज कॉजिंग ना हो, जैसे ई कोलाई वगैरह होते हैं कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो वाला, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, डोनर तो आ गया ह्यूमन सेल या ह्यूमन डीएनए, तो अगर हम उस हवाले से बात करें तो ह्यूमन सेल हमने लिया, ठीक है, उसमें से हमने डीएनए निकाला। अब मसला ये है कि डीएनए तो निकाल लिया, उस पे एक जीन होगा या बहुत सारे जीन होंगे? अगर एक सारे जीन क्रोमोसोम का होंगे। भी डीएनए लो, चलो बहुत पूरे डीएनए ज्यादा में तो होंगे। 20,000 जीन है, अगर एक क्रोमोसोम का भी डीएनए तो 1000 जीन तो होंगे उसमें। तो जी। सपोज करेंगे Yes. डीएनए, ठीक है। अब उसमें मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ, अभी तो नजर नहीं आ रहा ना। अब उसमें ये डीएनए चल रहा है, ऊपर भी कंटिन्यू है, नीचे भी कंटिन्यू, पता नहीं कितना लंबा। इनमें एक जीन है या बहुत सारे ऊपर नीचे जीन है? बहुत सारे। तो बहुत बहुत पहला सारे। स्टेप सारे। होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड जीन। सबसे मुश्किल स्टेप ये माना जाता है कि जो जीन आपको चाहिए डोनर सेल में से, डीएनए तो निकालना आसान है, लेकिन उस डीएनए में से हजारों जीन में से एक जीन ढूंढना ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। वो हमने नहीं पढ़ना, लेकिन लिख दिया मैंने कि फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द जीन। चलो सपोज करो आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो स्टेप बाद में देखेंगे। जैसे यहां से लेके, सपोज करने में क्या जा रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? पोर्शन। भाई जीन एक पोर्शन ही होता है ना डीएनए का, याद है ना? तो सपोज करो Yes. यहां से यहां तक जो सेक्शन है ये एक जीन है। कौन सा जीन है ये? वही जो मुझे चाहिए, कौन सा? Insulin. Gene for ठीक insulin. है, ठीक है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई किया है, निकाला थोड़ी है। तो काट के निकालना है ना, अभी ये भी तो बाकी है, वो कैसे करूं? तो इसके लिए कटिंग एक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या रखते हैं? अच्छा ये बताइए, क्या हाथ में उठा के बना हुआ ऐसे होता है? बुक में डायग्रामों में ऐसे बना हुआ होता है, हाँ भाई इसको हाथ में उठाओ, फिर कैंची उठाओ, एक कट यहाँ ऊपर मारो, एक कट यहाँ नीचे मारो, तो ये हो जाएगा, ऐसे होता होगा क्या? अबे नहीं नहीं, डीएनए ऐसा नहीं एकदम होता होगा। बारीक है, कोई नजर थोड़ी आ रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो ये डिश में डीएनए पड़ा हुआ है, मुझे पता है। कटिंग के लिए ये कैंचियां मैंने क्यों बनाई हुई आपको बताता हूँ। एक एंजाइम होता है खास, उसका नाम है सिलेबस में, चलो कम से कम ये नाम तो दिया। लास्ट ईयर तक तो ये नाम भी मैं यूज नहीं करता था, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है ना इन्होंने प्रोसेस। इन्होंने डिटेल में लिख दिया अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ी सी डिटेल ज्यादा मांगी है इन्होंने। तो एक एंजाइम होता है, क्या नाम देते हैं इसको? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। एक नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये कहाँ से निकालते हैं हम लोग? कटिंग एंजाइम कहलाते हैं, विच आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमने बैक्टीरिया को, अलग अलग दुनिया में बैक्टीरिया है ना, उनको काट के उनमें से एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। बैक्टीरिया के पास मिलते हैं ये एंजाइम। ये करते क्या है? कटिंग एंजाइम है तो समझ लें ये डीएनए के कटर्स हैं। दे लाइक एक्ट लाइक सीजर। इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, कि मॉलिक्यूल लेवल की सीजर है ये। लेकिन अलग अलग टाइप के क्यों है सोचे ना? फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया आई हैव कलेक्टेड डिफरेंट To रिस्ट्रिक्शन work on एंजाइम। different types of bacteria. नहीं, टू वर्क ऑन डीएनए डिफरेंट साइट। असल में इनकी खास Okay. बात क्या है? क्या ये कहीं भी डीएनए को कट कर सकते होंगे? अगर बात सुनो, ये कहीं भी कट कर नहीं नहीं देते नहीं, तो आपको नहीं एक लगता अगर ये रिस्ट्रिक्टेड साइट एंजाइम पे। यहाँ डालता तो रेजा रेजा हो जाता जीन? ये इंसुलिन का जीन भी कट जाता बीच में से हर जगह से। तो खास बात क्या है, ये लिखी हुई है मैंने खास बात, ये डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है इसके, जो कि हमने बैक्टीरिया से ही निकाले। दैट कैन डू व्हाट? दे ऑल कैन कट डीएनए, लेकिन कहाँ? गौर करें क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्पेसिफिक पॉइंट। वो Specific क्या कहला, वो points. स्पेसिफिक पॉइंट है क्या असल में? बेस Base सीक्वेंस। sequence. खास बेस सीक्वेंस, एग्जैक्टली। वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? वो है खास बेस सीक्वेंस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भले नाम याद नहीं करिएगा, मुझे खुद आउट ऑफ मैनी एक ही याद है, तो आपसे कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा याद करें। ए लेवल वालों को याद करवाता हूँ ये एग्जांपल। तो जो शुरू में इंसुलिन काटने के लिए हमने यूज किया था ना एंजाइम, वो ये किया था। क्या नाम है एंजाइम का? इको R1 कहलाता है। क्या कहलाता है? इको इको R1। EcoR1. और R1। ऐसे और है, इको R2 है, इको R3 है, फिर बैम H1 है, बैम H2 है। नाम मुझे आते हैं, लेकिन इसका मुझे पूरा पता है कि ये खास बेस सीक्वेंस काटता है। कौन सी बेस सीक्वेंस? कुछ भी हो सकती है ना, अगर जी के साथ A A T T C ऐसे हो बेस सीक्वेंस, तो ये कट कर देगा। तो इको R2 क्या करेगा? दूसरा है वो, इसका भाई है इको R2, वो क्या कट करेगा? वो भी बेस सीक्वेंस काटेगा।
लेकिन उसके ये और वाली दू- है उसकी अपनी होगी खास। उसके अपने उसके उसकी अपने कोई अभी अपनी वो स्पेसिफिक होगी। दैट्स द पॉइंट। तो पहले मुझे बताएं ये वर्ड समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। वी हैव यस आइसोलेटेड सर। देम फ्रॉम बैक्टीरिया, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कट डीएनए, बट कहीं पे भी नहीं, खास जगह जहाँ एक खास बेस सीक्वेंस हो, जैसे जी के नीचे ए के नीचे ए टी टी सी हो तो वो कट के। सामने की बात नहीं कर रहा, जी के सामने तो सी होता है और ए के सामने टी। मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, जो कोड भी बनाते याद है क्या, ये इसी टाइप की सीक्वेंस जीन में भी होती है, मेकिंग द कोड्स। यस यस। तो चलें ये बताएं, इंसुलिन कट करने के लिए हमने वैसे जो हिस्ट्री में यूज किया था 1980 में, वो यही यूज किया था। क्यों, ये क्यों? क्योंकि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है ये कैसे फैसला होगा। अब समझ में आया कि जीन आइडेंटिफिकेशन क्यों मुश्किल है। खाली जीन आइडेंटिफाई नहीं करते हजारों में से, जीन की बेस सीक्वेंस भी पढ़ी जाती है, उसका फिर मेथड अलग है, वो और कॉम्प्लेक्स मेथड है कि इस जीन की अपनी बेस सीक्वेंस होगी या नहीं। बिल्कुल यस होगी। क्या वो होगी। भी पढ़नी पड़ेगी? क्यों वो भी यस। पढ़ना जरूरी है? क्या वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी? हाँ, कहीं ऐसा ना हो। क्यों पढ़ना जरूरी है? अगर नहीं पढ़ा, क्या पता ऐसा हो सकता था GATTC बीच में होता। अगर ये वाला बेस सीक्वेंस यहाँ बीच में कहीं होता और मैं तो मीडियम में एंजाइम डालूंगा ना, तो क्या होता मीडियम में एंजाइम डालता तो? खाली अभी तो ये ऊपर और नीचे कट लगा रहा है, फिर क्या होता अगर यहाँ बीच में बीच कट में कहीं ये लगाता है। बीच में कट लगाता, तो आपका इंसुलिन जीन ही कट जाता। तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम इंसुलिन यानी जो भी जीन निकाल रहे हैं, जो भी जीन, उसकी बेस सीक्वेंस पढ़ते हैं, सिर्फ ये पढ़ते हैं या उसके ऊपर और नीचे की भी? ऊपर और नीचे उसके की। ऊपर और नीचे की भी। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट जहां से जीन शुरू हो रहा है वहां कट करो। क्यों? ऐसा रिस्क ना लें। क्यों नहीं लें ऐसा रिस्क? कहीं वो क्योंकि अगर जीन ही ना एग्जैक्ट कट पॉइंट जाए। कट हो कहीं जाए। ऐसा ना हो, एक बेस भी, अगर जीन की एक बेस भी कट गई, जो जीन की अपने कोड की बेस है, क्या वो म्यूटेशन कहलाएगा फिर उस जीन की? जी जी। है ना? यस। तो इससे जीन से थोड़ा आगे बेस सीक्वेंस पढ़े और इससे पीछे जो बेस सीक्वेंस थी वो पढ़े और ढूंढने कोई ऐसी बेस सीक्वेंस मिल जाए जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। क्यों ढूंढूं? ताकि स्पेसिफाइड निकाल सके। ताकि हमारे पास कंप्यूटर डेटा में स्टोर हुए हुए ऐसे 50 या 100 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हमने, अब पता चला क्यों बार बार हम आज तक भी जमा करते जा रहे हैं। क्यों? जितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे हमारे पास, कैन वी कट डीएनए एट आवर डिजायर्ड पॉइंट्स जहां हमें यस। चाहिए, यस। है ये ना? कहाँ से मिल रहे तो हैं? हमने ना सिर्फ इंसुलिन जीन की बेस सीक्वेंस पढ़ी और ऊपर नीचे पढ़ी, तो हमने क्या ढूंढा कि इंसुलिन के ऊपर का जो पार्ट है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, वहां पे एक बेस सीक्वेंस मिली हमें। कौन सी? यही कहीं इस जगह पे, यहाँ पे जैसे यूं जाते हुए थी। और इसी तरह सेम ये बेस सीक्वेंस GATTC ऐसे जब मैं नीचे पढ़ रहा था तो यहाँ पे भी कही थी। बताएं सेम सीक्वेंस मिली ऊपर और नीचे या नहीं, ये बताएं पहले। मिली। फिर मैं कंप्यूटर में गया होऊंगा, मुझे थोड़ी पता था, फिर मैंने कंप्यूटर में डाटा डाला GATTC, कंप्यूटर ने सर्च किया और मुझे कौन से एंजाइम का नाम उठा के दे दिया, ये यूज करो। सर ये समझ एंजाइम्स में कहाँ आई से बात? मिलते हैं? ईगो और है? ये एंजाइम्स हम कहाँ से निकालते हैं? बैक्टीरिया से। अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, तो वो अलग अलग बेस सीक्वेंस। तो मुझे बताएं, ये वाला ढूंढा, ये कट कर रहा है GATTC, तो एक मीडियम में जहाँ डीएनए रखा, फिर वही बात, कैंचियां बनी हुई जरूर है, पर आपको ये लग रहा है मैं अभी डीएनए उठाऊंगा मीडियम में से कैंची से काटूंगा? नहीं ना। नहीं। मीडियम में सिर्फ क्या करना है, क्या ऐड करना है? एंजाइम। ये इतना क्यों ढूंढा बेस एंजाइम। सीक्वेंस सीक्वेंस? एंजाइम ऐड करना है, कोई भी या खास? नहीं, खास एंजाइम। स्पेसिफिक। कौन सा? इको R1 ना? जी। यस। ऐसे ही है। तो जब मैं डालूंगा इको R1 तो ये क्या करेगा, नाउ इट विल एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर। वो एक कट अगर यहाँ लगाएगा तो एक कट नीचे लगाया। नीचे भी यहाँ पे लगाएगा। लगाएगा। और ये बताएं, ये इंसुलिन का जीन कट होके अलग हो गया, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे लगाएगा या डीएनए और चल रहा है नीचे यहाँ पे? चल रहा है। चल रहा तो है। आप बताएं क्या और आगे भी GATTC हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो हो सकता सकता है। है। तो वहां कट लगाएगा या नहीं? लगाएगा। नहीं। लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा बेटा? अच्छा ये, लगाएगा। अरे आपको पता है इको R1 विल कट एवरीवेयर जहाँ GATTC है, तो जहां जहां GATTC है वहां कट लगाएगा। इसका मतलब जब आप एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बस एक डालेंगे मीडियम में, तो ऐसा नहीं होगा कि बड़े जीन में, बड़े डीएनए में सिर्फ इंसुलिन जीन कट होगा। बताएं एक कट निकलेगा पीस या छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे उस डीएनए के? फ्रेगमेंट बन जाएंगे। फ्रैगमेंट्स। एग्जैक्टली, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। लेकिन क्या उसमें से एक चमकदार फ्रेगमेंट है, वो पहला वाला स्टेप नहीं कहा था, आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट करके रखते हैं इंसुलिन जीन को, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेवल में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में से पहले ही मैंने हाईलाइटेड चमकदार किसको किया हुआ है, फ्लोरेसेंट मटेरियल से,
इसको तो क्या करेंगे फिर, आउट ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स मेड, कौन सा फ्रेगमेंट निकाल के मैं अलग डिश में डाल दूंगा, ये निकाल दिया। अब आप नोट करें इसमें क्या है, ये जो टुकड़ा मैंने निकाला है इंसुलिन है, पूरा इंसुलिन है या इसका एक पार्ट इंसुलिन है, ये बताओ। उसका एक एक पार्ट पार्ट जो मार्क हुआ है ना वो एक तो पार्ट वहां से लेके यहाँ तक ये पूरा कौन सा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक इंसुलिन। दिखा ना, जीन इंसुलिन। पूरा इंसुलिन। लेकिन इसमें क्या ये और ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दे, यस इससे फर्क नहीं पड़ता। यस। वैसे भी तो हम जीन खाली डालते हैं या एक्टिवेट भी करवाते हैं, कराते हैं एक्टिवेट। तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे, लेकिन जब एक्टिवेट कराऊंगा तो बेफिक्र हो जाए, मैं सिर्फ ये पार्ट एक्टिवेट कराऊंगा। सही है, एक्स्ट्रा पार्ट अच्छा है, लगा ले, अटैच करने में आसानी होगी। ये तो काम हो गया एक। ये कौन सा काम हो गया बताइए, कौन सी हेडिंग हो गई, एक्सट्रैक्शन हो गया। दिस सर। एक्सट्रैक्शन वाला मेथड। सर इसमें अगर दो स्ट्रैंड्स आए तो पर ये दो जीन्स क्या लाने नहीं चाहिए? दो स्ट्रैंड कहाँ ही है, तो बेटा अगर डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है ऐसे डबल हेलिकल, डीएनए तो डबल हेलिकल होगा ना, तो प्लाज्मिड भी तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक्टिव तो दोनों में से एक ही स्ट्रैंड है ना, एक ही स्ट्रैंड जीन की होती है, समझाया तो था। अच्छा। सामने वाली स्ट्रैंड जरूरी थोड़ी एक्टिव हो। अब क्या करूं, नेक्स्ट ओके। स्टेप आप, मैं सब बता चुका हूं, अब आप बताएं नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बस रख के खुश रहो। अब कहीं म्यूजियम में सजा दूं, मैंने इंसुलिन का जीन निकाला था, पता है आपको। अबे आगे तो बढ़े, क्या करूं आगे, कहाँ लगाना है ये जीन, होस्ट में भेजना है, वेक्टर। होस्ट में डायरेक्ट तो नहीं इंजेक्ट करेंगे। वेक्टर। किसकी जरूरत है, वेक्टर वेक्टर की। की। वो वेक्टर्स। कौन है, अभी वेक्टर कौन है, वायरस। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। कहाँ से लाऊं, बैक्टीरिया में से। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से। से, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, तो बैक्टीरिया सोच को के क्लिक बोले भाई, करके। रप्चर करके निकालेंगे ना। रप्चर और करके, कैसे, रप्चर करके। ये बैक्टीरिया लिया, सही है, इसको रप्चर किया और उसमें से ये क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स। प्लाज्मेट निकाल दिया। सही है, तो अब आप कहेंगे सर आए बैक्टीरिया तो मर गया, तो मरने दें। बेटा ये होस्ट सेल थोड़ी है, रेसिपिएंट थोड़ी है, ये थोड़ी वो बैक्टीरिया, वो अलग है। ये तो बैक्टीरिया बेचारा कौन है, जिससे प्लाज्मिड निकाला। ले रहे हैं। और ये बताएं एक निकाला होगा या बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत स्टेप और सारे। होता है। ये बताएं इंसुलिन का जीन निकालते एक है, जाहिर बात है एक निकालने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक मेथड होता है पीसीआर कहलाता है, वो ए लेवल में पढ़ेंगे आपने पीसीआर, शायद नाम सुनाओ। कोविड की टेस्टिंग में भी यूज होता था पीसीआर, कोविड के वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए उसके डीएनए को। यस। सुना है पीसीआर वर्ड, सुना है, कोविड टेस्टिंग में यस यूज होता था। सुना है। तो ए लेवल में वो मेथड पढ़ेंगे भी आप। बहरहाल इंसुलिन जीन बार बार नहीं निकालूंगा, उसकी कॉपी कर दूंगा यूजिंग पीसीआर, हजारों कॉपी इसलिए बना रहा हूँ, पता है ज्यादा कॉपी। आपको पता है ना, जितने ज्यादा प्लाज्मिड के साथ अटैच होके ये बनेगा और बैक्टीरिया कॉलोनी में डालूंगा, तो बैक्टीरिया का चांस होता है बोले, तो जितने ज्यादा डलेंगे चांस क्या होगा, उससे ज्यादा प्रोड्यूस ना होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा ना चांस। इसी तरह जैसे ये कॉपी बनाई, कम से कम 1000 कॉपी कर दी, तो ये प्लाज्मिड भी एक निकालूंगा या 1000, 1000। 1000। किससे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया तो से। 1000 बैक्टीरिया मारोगे। नहीं, एक बैक्टीरिया में भी नहीं, बैक्टीरिया मल्टीपल में होते बहुत हैं। ज्यादा प्लाज्मिड होंगे ना से। प्लाज्मिड्स। हाँ बैक्टीरिया मार दो ना, परेशान क्यों रहे हो, जिबा थोड़ी कर रहे हो जानवर कि गाय कम हो जाएगी या भैंस कम हो जाएगी, बैक्टीरिया है, जितने बैक्टीरिया मारो हर घर से तो बैक्टीरिया निकले। बैक्टीरिया में ज्यादा प्लाज्मिड्स अवेलेबल होंगे ना, तो एक बैक्टीरिया में तो से आप खुद ही बहुत ज्यादा। कल्चर कर देते हैं ना, एक घंटे में आपको 1000 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। मार दो उनको रप्चर करके, और क्या करा, कॉपी करने वाला प्रोसेस महंगा है, इंसुलिन जीन में मजबूरी है, बार बार नहीं निकाल सकता, महंगा प्रोसेस है, तो उसको कॉपी किया। ये आसान सर है, तो ये ज्यादा आसान है ना निकालना, इसको फाड़ना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, बाकी चीजें अलग करते हैं, प्लाज्मिड अलग कर लिया, ठीक है, ये सर प्लाज्मिड एक निकाल लिया। बैक्टीरिया में कितने प्लाज्मिड होते हैं? एक एक होता है यूजुअली, एक दो हो सकते हैं, एक बैक्टीरिया में 2-3 प्लाज्मिड हो सकते हैं, लेकिन हम एवरेज एक लगा रहे हैं अभी, ठीक है, यूजुअली एक होता है। तो अब करूं क्या, ये आ गया प्लाज्मिड, आप देख रहे हैं सर्कल है, क्या इसमें एक स्ट्रैंड है या इसमें भी डबल स्ट्रैंड डीएनए नजर आ रहा होगा, डीएनए तो डबल होता ही बेटा स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड ही है ना। डबल स्ट्रैंड। लेकिन ये तो बंद हुआ हुआ है, आप इसमें लगाना चाह रहे हैं ना ये वाला जीन इंसुलिन का, लेकिन ये तो बंद हुआ हुआ है, तो आपको नहीं लगता इसको भी कट किया जाए, यस। यूजिंग व्हाट, इसको भी शायद कट करने के लिए कैसे? एंजाइम रिक्वायर होगा। वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज किए थे, कटर तो वही है ना डीएनए, वही यूज करें, बस सवाल ये है कि वही वही वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूं जिससे इंसुलिन जीन कट करके निकाला, E-COR1, या कोई भी कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है। कोई भी कर जी सकता है। नहीं, कोई भी। जी नहीं, आप हर हाल में जो एंजाइम यहाँ यूज हुआ, भले E-COR1 यूज हुआ हो यहाँ पे,
बैम H1 यूज हुआ, बैम H2 जो भी यूज हुआ, क्या हर ये तो इंसुलिन जीन के लिए इको R1 हुआ, इससे नीचे अगर कोई और जीन निकालना होता तो भी इको R1 यूज होता या अलग यूज होता? अलग यूज होता। तो फिर वो हमें देखना अलग पड़ता ना use ऊपर होता। और नीचे बेस सीक्वेंस उस हिसाब से यूज करते। लेकिन एक फैक्ट है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ यूज होगा फॉर श्योर 100% वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रोसेस को गौर करो, यू शुड बी यूजिंग द सेम कटिंग एंजाइम। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हियर। ताकि फिट हो जाए। मैं बता रहा हूँ, अभी अभी सिखा रहा हूँ क्यों। इससे होगा क्या, जरा देखिएगा। उससे होगा ये कि जब कटिंग होती है, असल में ये जो एंजाइम है ना, ये जिगजैग उसमें तो नहीं दिखा पाया था, इसमें दिखा रहा हूँ। डीएनए डबल हेलिकल होता है, उसमें दिखा नहीं पाया, डायग्राम ऐसी थी, इसमें दिखाता हूँ। ये एंजाइम ऐसे कट करता है, यूं 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 यूं। समझ में आ रहा है कैसे कट कर रहा है? जरा गौर करें। एग्जैक्ट। जिगजैग। कटिंग जिगजैग वे में जब ये एंजाइम कट करता है, वही है ना, इको R1 ही कट कर रहा है। तो जब ये कट होगा, पहले तो ये बताएं, जैसे ये कट हुआ इसमें से एक पीस तो निकल गया, ये अभी नहीं यूज होगा, बाद में। इसमें से ये एरो बना देता हूं, ये निकल गया कौन, इसका अपना कट पीस निकल गया, ये ऐसे हो गया, मुंह खोल के पड़ा हुआ है। लेकिन आप नोट करें, क्या इसके एंड में यहाँ पे कुछ बेसिस नहीं होंगी, फ्री बेसिस? भाई यहाँ वाली बेसिस तो यहाँ से पेयर हुई हुई है ना, आमने सामने, ए है तो टी है, सी है तो क्या होता है जी। बट आर एन दीज फ्री बेसिस हियर। यस। यस। जैसे यहाँ पे है, सपोज करें ए, अरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे है, जैसे सपोज करें AATT, GATT में से बनाया ना, AATT है। इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, ए लेवल्स में पूरा लिख के बनाते बेस कौन सी है। तो ये बताएं, यहाँ पे भी यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुआ था या नहीं? तो इसमें भी नोट करें, मैंने बना के दिखाया कि इसमें भी फ्री बेसिस है इस जगह। है। यस। अब जैसे अगर वहां AATT है, तो यहाँ पे इस जगह TTAA होगा। इससे क्या फायदा नजर आ रहा है? AATT यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, TTAA। सही है। तो ये आपस में क्या है, बल्कि ऐसे दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ दिखा, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आसानी दिखाऊं। जैसे यहाँ पे इस जगह पे AATT है, तो यहाँ पे क्या है, TTAA। TTA। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, नहीं, ए का टी और टी का है? शुड दे बी यस। अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस। इसलिए इस एंड को क्या यस। नाम देते हैं हम? मैंने क्या कहा था, बेस नहीं बनाने, बस आप नाम दें। क्या ये एंड और ये एंड आपस में नेचुरली एक अट्रैक्शन रखते हैं जी। ड्यू टू यस। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस? तो ये एंड, सपोज करें ये बी वाला एंड, इस बी वाले एंड का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? तो है। ऐसे तो फिर ये ए वाला जो एंड होगा वो ए वाले एंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वो एन ए के वाले लिए एंड का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जब डीएनए वो डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के कट हटाया, और फिर कुछ नहीं करना, इस आपको कुछ नहीं करना, इस मीडियम में उठा के ये इंसुलिन का जीन डाल देना है। तो क्या होगा, जैसे ये ये खुद इंसुलिन स्टिक हो जीन जाएगा। मीडियम में डालेंगे, प्लस एक एंजाइम आता है जो ज्वाइनिंग में मदद करता है, दो डीएनए को ज्वाइनिंग में। क्या नाम है उस एंजाइम का? डीएनए Okay. लाइगेज। प्लस लाइगेज ऐड करेंगे तो ये क्या नजर आ रहा है, देखो क्या लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ इसका अपना पीस था, अब ये हो गया। अब मैं ये चीज बता रहा था, ये यहाँ वाली बेस और यहाँ वाली बेस कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ वाली कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ वाली कॉम्प्लीमेंट्री, और इसी तरह ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि दोनों के एंड की फ्री बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है? बताइए क्यों मुमकिन हुआ ये? क्योंकि आपने कटिंग में सेम एंजाइम यूज किया था। एंजाइम यूज किया था, तो जो दोनों के एंड्स बने थे वो कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बनेगा। डिफरेंट एंजाइम यूज करते तो तो कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंट एंड नहीं एंड बनते, और स्टिकी एंड नहीं बनते, और ज्वाइनिंग नहीं हो नहीं नहीं हो पाती। स्टिकी पाती। एंड समझ में आए? स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो यस। बताते चले ये क्या बन गया इसमें। ये एक ऐसा डीएनए है तो प्लाज्मिड, बट डीएनए भी तो एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें ये जीन जो है, ये तो बैक्टीरिया के, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा जीन है इसमें? इंसुलिन। इंसुलिन। तो इसमें किसके जीन है, बैक्टीरिया के या ह्यूमन का? ह्यूमन ह्यूमन। का। है, बैक्टीरिया के नहीं है? बैक्टीरिया दोनों। की भी। दोनों के तो हैं। दोनों के तो क्या बना बेटा, ये नाम दो ना, बताता तो था।
इंसुलिन, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और ऐसा एक बनाया या हजारों? हजारों, क्योंकि ऐसे हजारों प्लाज्मिड लिए और हजारों इनकी कॉपीज बनाई, तो हजारों बनाए ऐसे। ये तो एक मैंने दिखाया डायग्राम में, हजार थोड़ी बना के दिखाऊंगा आपको। जो बनाया ऐसे हजार बनाए और सबको उठा के किस डिश में डालना है। अब एक फ्रेश कल्चरिंग डिश है, उसमें ऑलरेडी कौन ग्रो हुए हैं? बैक्टीरिया, हो गया, सब बता चुका हूं मैं। बैक्टीरिया, सही है। पहले तो मैंने ये लिख के भी दिया बेटा, हर चीज लिखी है। मैनी ऑफ सच आर डीएनए आर फॉर्म and then placed in a bacterial colony or culture so that the bacteria may take up the rDNA। ये रही बैक्टीरिया, ये कॉलोनी ली, उसमें डिश थी, उसमें डाला। तो वैसे ये जो बैक्टीरिया है उस डिश में ऐसा एक है या बैक्टीरिया भी हजारों में? हजारों, क्या उस बैक्टीरिया में अपना प्लाज्मिड, अपना सर्कुलर डीएनए भी है, प्लाज्मिड भी है? तो क्या हुआ? भले हो। क्या इज देयर अ चांस, इज देयर अ होप कि सम ऑफ द बैक्टीरिया विल टेक दिस प्लाज्मिड? कौन सा वाला ले लिया इसने? तो सब लेंगे या कुछ लेंगे? ये रेसिपिएंट सेल है, इसने ले लिया। तो सब लेंगे या बहुत कम लेंगे? कुछ ही लेंगे। कुछ लेंगे, कुछ लेंगे। लेकिन जिन्होंने ले लिया कुछ ने, उनको क्या नाम देंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड, एग्जैक्टली, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक, भी और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो लिख दिया मैंने, जीएमओ, ओनली फ्यू बैक्टीरिया टेक अप प्लाज्मिड एंड बिकम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है? क्या है वो पूरी डिश आपके काम की है, या हजार में से अगर 100 बैक्टीरिया नहीं लिए तो 100 काम के? 100 काम के, 100 नेक्स्ट काम के स्टेप बताएं। नेक्स्ट स्टेप वो पढ़ाऊंगा नहीं, खाली बता दे करूं क्या। उस डिश में से सारे बैक्टीरिया को उठा के बड़े स्केल पे फर्मेंटर में डाल दूं, या पहले आइसोलेशन करूं? आइसोलेशन। लेकिन आइसोलेशन तो जब करेंगे ना जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सोचें, तो पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। एक मेथड होता है जिससे, ये लिखा हुआ है ना, दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, सेलेक्टेड एंड देन आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड देन कल्चर्ड सेपरेटली टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन ऑन लार्ज स्केल। अब लार्ज ये स्टेप स्केल, में, ये स्टेप ए लेवल में पढ़ेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला स्टेप भी जीन, एक देखो वो आइडेंटिफिकेशन अलग थी। पहले आइडेंटिफिकेशन क्या थी? पहली कि आउट ऑफ 1000 ऑफ जीन जो जीन अलग करना है वो आइडेंटिफाई करे, वो एक अलग अजाब है। जब वो सब करके एंड में पहुंचे तो एक और आइडेंटिफिकेशन है, वो किसकी है? लेकिन कहने से आउट ऑफ होल बैक्टीरिया कॉलोनी यू नीड टू आइडेंटिफाई ओनली सम बैक्टीरिया जो सम ट्रांसजेनिक बन चुके हैं और बैक्टीरिया, उनको अलग करें। पहले उनको अलग करके एक डिश में ग्रो करें और फिर किसमें शिफ्ट कर दें उस डिश को? बड़े स्केल पे। किसमें? लार्ज स्केल, फर्मेंटर में। और फर्मेंटर अभी पढ़ाऊंगा, फर्मेंटर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा। उस फर्मेंटर में जितना चाहे आप इंसुलिन बनाए, बस बैक्टीरिया तो आपके काम के बन चुके। क्या वो डिवाइड होकर और तादाद बढ़ाएंगे अपनी? जी, अभी 100 है। जी, क्या वो बढ़ाएंगे। एक दिन में मिलियंस हो जाएंगे? बस क्या देना यस, पड़ेगा? चूजे भी न्यूट्रिएंट्स, पालते हैं तो क्या देना पड़ता है? बकरे भी न्यूट्रिएंट्स, पालते हैं तो क्या देना? न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो खर्चा बस अब शुरू का जो खर्चा हुआ सो हुआ, अब तो सिर्फ न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। अब ये पहली बार आज आप, अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी डालें, फर्मेंटर सेट करें और इंसुलिन की तैयारियां करें, तो आप ये सब स्टेप करेंगे दोबारा, ये सब जो 1980 में हुआ था। क्यों पागल है? ये सब क्यों करें? तो हो चुका है। आप नहीं, डायरेक्ट क्या इंपोर्ट करवाएंगे? किसको डायरेक्ट वो वाले मंगवाएंगे? आएंगे बैक्टीरिया, नाम दो ना यार, वो वाले कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक, मंगवाएंगे ट्रांसजेनिक, और कल्चर करेंगे। तो कॉस्ट इतनी थोड़ी है, बस आपका जो फैक्ट्री सेटअप की कॉस्ट है प्लस न्यूट्रिएंट की कॉस्ट है, और एक बार जो बैक्टीरिया इंपोर्ट करवाए आपने उसकी कॉस्ट है। बस एक बार की कॉस्ट है, बाकी पैसा ही पैसा। सर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहीं से भी मिल जाएगा? बेटा आवाज हल्की आ रही है, जोर से बोले। सर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहीं से भी मिल जाएगा? क्या करते हैं? सॉरी, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहीं से भी मिल जाता है? क्या हो जाता है? मुझे पता नहीं, की वर्ड समझ नहीं आ रहा। वो कह रही है कहीं से भी मिल जाते हैं। हाँ, ये अवेलेबल है, मगर आप ऑर्डर करें तो ये दे देते, कंपनीज के पास होते हैं ये। फार्मास्यूटिकल कंपनीज से भी ले सकते हैं जो तो ये इंसुलिन काफी बनाने वाले। कॉस्टली होते हैं? क्या होते हैं? सॉरी। कॉस्टली? हाँ, तो एक बार की कॉस्ट तो यार लेंगे ना वो। लेकिन आप अच्छा इन्वेस्टर भी हो, कंजूस इन्वेस्टर हो आप लोग। बेटा तो एक बार की इन्वेस्टमेंट में तो कॉस्ट लगेगी ना। लेकिन अच्छा, एक बार ना, अच्छा, या रोजाना खरीदोगे? चलो ये बताओ। एक नहीं, बार फिर ये तो खुद बार ही बार प्रोड्यूस रीयूज वगैरह करेंगे। तभी तो महंगा हो। बेटा जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए तो एक बार की कॉस्ट क्यों देख रहे हैं? वो हाँ, तो तो फिर तो लगानी उसके बाद पड़ेगी। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ना। एग्जैक्टली, एक बार तो कॉस्टली मिलेंगे ना। जो बेचने वाला है उसको भी तो पता है कि आप आगे कितनी कॉस्ट इससे सेव करेंगे एक बार। सही है। मुझे बताएं, पूरा प्रोसेस समझ में आया?
सर जी बेटा। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये जीन सर्कुलर डीएनए तक पहुंचे। तो फिर किसमें डालोगे? बैक्टीरिया के डीएनए होते ही सर्कुलर है। मैं ये सेंटर वाला सर्कुलर डीएनए की बात कर रहा जो प्लाज्मिड है उसकी नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो उसमें जा कब रहा है? हूँ। सर्कुलर डीएनए में गया कब? तो नेचुरली भी तो प्लाज्मिड में जीन होते हैं, वो भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बैक्टीरिया में। इसमें जो ओके अपने जीन भी है वो भी तो बैक्टीरिया के एक्सप्रेस होते हैं। तो इंसुलिन वाला भी सही। इस वाले सर्कुलर में जाने की जरूरत ही क्या है जो आप भेजना चाह रहे हैं? बैक्टीरिया में भेजना था, बस वो काफी हो गया हमारा काम। ओके। अच्छा अब ये बताएं इसमें आगे क्या है? मेन तो यही था सारा। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। दो रिकॉर्डिंगें मैंने आज की क्लास में करा दी, आपको पता है। दो लेक्चर्स मैंने आज एक साथ करा दिए। एक पहले पूरा इंट्रोडक्शन होता था, वो करवा दिया। तो ये सारा समझाना होता है, ये क्लास में पूरा समझाते समझाते लग जाता। और एक प्रोसीजर था, वो भी हो गया। अब एंड में पता है क्या है? इसके एंड में एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो ये खुद है ना, और बल्कि सिर्फ ये बताया ये इंसुलिन की जरूरत और क्या नुकसानात थे और क्या अब क्या ऑल्टरनेट ये इंसुलिन बन रहा है तो क्या क्या फायदे, सब बातें भी हो गई ना। अब बचा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्लांट वगैरह। तो सिलेबस में अगर आप जाएं, मैं आपको एक नजर सिलेबस का दिखाता हूँ ओपन करके, ताकि आपको तसल्ली भी मिले ना कि हाँ आप समझ लोगे छोटा ये इतना ही है या ज्यादा है। तो लेट मी शो यू हेयर। ये रहा इनहेरिटेंस, तो यहाँ खत्म हो गया। डीएनए इनहेरिटेंस, और ये आखिरी आ गया था हमारा सिलेक्शन। डू यू रिमेम्बर दिस वाज द लास्ट पार्ट जो हमने क्लास में किया था? यस जो था ये डिटेल में पढ़ा था हमने नेचुरल सिलेक्शन। और मैंने क्या कहा था, इस बार सिलेबस में यस पहले सिर्फ लिखा होता है नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन कैसे करता है। अब गौर करें, सिर्फ ये लिखा हुआ है या बकायदा पॉइंट्स दिए हैं? कितने पॉइंट्स दिए पॉइंट्स हैं। दिए हुए हैं? एक कितने हैं पॉइंट? एक दो तीन चार 5। पांच, इन्होंने पांच दिए। मैंने आपको कितने पॉइंट्स में पढ़ा है? 6 7। 7 7 पॉइंट की 7 हेडिंग 7 दी। उनमें से 7 आप नोट कर लें, क्या 5 हेडिंग यही थी कि वेरिएशन होती है, बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रगल और कंपटीशन शुरू होता है, और जो बचते हैं वही रिप्रोड्यूस करते हैं और वही इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और फिर एलील पास ऑन करते हैं। ये सब बता चुका हूं मैं। बल्कि मैंने तो एंड में एक वर्ड भी दे दिया था, कौन सा? स्पीसिएशन भी। स्पीसिएशन। फिर कैसे इवॉल्व होते रहते हैं विद टाइम, दिस वी डन, दिस वी डिड। फिर क्या था ये बताया था मैंने, नाम के साथ है, कौन सा वाला? याद आया? जब बोल रहा होता हूँ ना कि कोई चीज यस क्लास में, तो फोकस रखा करें, बिला वजह का नहीं यस बोल रहा होता हूँ। ठीक है? एमआरएस वैसे तो इन्होंने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की एग्जांपल जनरल दे। आप याद करें, पहले मैंने जनरल पढ़ाया, पहले मैंने पेनिसिलिन पढ़ाया, पेनिसिलिन के थ्रू समझाया, और फिर नाम किसका दिया स्पेसिफिकली? इसी का दिया था, MRS मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ऐसे। ठीक है, ये ये भी हो लेटेस्ट गया है। था। और ये जो था इसका इंट्रो दिया था, ये वाला पार्ट, ये मैंने किस में दे दिया था आपको? कि इंट्रो देने के बाद यार इसकी वो है, एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आर्टिफिशियल दे दिया। सिलेक्शन सही है, डन हो रिकॉर्डिंग गया की। ये? ओके, अब आ जाए यहाँ पे। ये रहा आखिरी पार्ट। इसके आगे 19 जो है वो इकोलॉजी, वो आपका अलग से कवर हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं आप आराम से दो हेडिंग अलग हुई हुई है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये मैंने अभी छोड़ दिया था। अभी हम किस में, अभी का बताएं? जेनेटिक। ठीक है, बाय ये बता दी डेफिनेशन। सही है, जी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। फिर अंडरस्टैंड द जीन दैट कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ही का है इन्होंने एग्जांपल, हैज बीन इंसर्टेड कैसे इनटू बैक्टीरिया फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब ये पता ही क्या है, ये कहने को एक लाइन है, बट इन्होंने कहा पूरा अंडरस्टैंड करें, तो इसलिए थोड़ा अलार्मिंग हो जाता है कि पता नहीं कितने लेवल तक पढ़ना है। तो बड़ा कंट्रोल करके पढ़ाना पड़ता है। मैंने थोड़ी डिटेल बढ़ाई भी है लास्ट ईयर्स के मुकाबले में, लास्ट सिलेबस से। लेकिन क्या ए लेवल की डिटेल पे पहुंचा दिया बेटा? एक ए लेवल में एक क्लास में थोड़ी कंप्लीट होता है। ए लेवल में तो 6 क्लासेस खाली जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में लग जाती है, इतना डिटेल में है। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या था, मैंने क्या कहा था? एप्लीकेशन है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप प्लांट में। बहुत सारे फार्मिंग में हमने क्रॉप प्लांट में डाला है। मैंने नहीं अभी चलते चलते एक एग्जांपल दे दी, वीट की रेजिस्टेंस अगर लानी हो तो ऐसे ला सकते। तो इन्होंने 3 दिए, रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड स्प्रे, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पैच। जैसे मैंने फंगस के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाया था, इन्होंने वो नहीं कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े वगैरह पता नहीं क्या क्या कहलाती है वो, कैटरपिलर टाइप के जो अटैक करते प्लांट को, उनके खिलाफ अपने पौधे में रेजिस्टेंस लाना, हर्बिसाइड स्प्रे के खिलाफ लाना। या प्लांट में कोई मटेरियल बढ़ाना, जैसे राइस प्लांट में विटामिन नहीं होता, विटामिन ए नहीं होता, तो डाल सकता हूं मैं या नहीं?
चावल के पौधों में, चावलों के दाने में चावल खाते हैं ना, उसमें विटामिन ए नहीं होता, तो इन्होंने बनाया ना गोल्डन राइस के नाम से बना, उनमें विटामिन ए होता है। और उसके बाद एंड में एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन लिमिटेड टू क्रॉप प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में। ये मैं आपको भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग में ये सारा। अब एक ही बची, पहले मैं 2 भेजने वाला, मैंने कहा था ना एक एक क्लास लूंगा और रिकॉर्डिंग भेजूंगा 2-2, लेकिन अब 2 नहीं भेजनी। ये आएगी आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम से, रिकॉर्डिंग नंबर 3 होगी शायद, जो भी होगी मुझे नंबर याद नहीं, आई थिंक 3 होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है 2 लेक्चर का काम मैंने एक क्लास में अभी आज करवाया है। तो आई थिंक अगर 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए तो बस एक ही आएगी, तो उसमें ये पूरी एग्जांपल्स हैं। हाँ, स्टार्टिंग में दे देता हूँ आपको, 2 चीजों का याद रखिए, वैसे मैं बता चुका हूँ बाय द वे। अभी तक तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर हुए, अब ये जो एग्जांपल है ये वाली, इसमें हम जीन ट्रांसफर किस में करने जा रहे हैं, बैक्टीरिया में या किस में, या प्लांट में? प्लांट। प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट में ट्रांसफर जब कर रहे हैं, जीन फ्रॉम अनदर प्लांट ले रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं और जीन ट्रांसफर प्लांट में कर रहे हैं, तो एक फर्क है। बैक्टीरिया में शुरू में बैक्टीरिया क्यों यूज किया था, क्या क्या फायदे बताए थे 3 मैंने? एक, सिंगल सेल है, जीन एफिशिएंसी ट्रांसफर करना ज्यादा होती है। आसान है, प्रोकैरियोट है। दूसरा, जल्दी रिप्रोड्यूस जल्दी करता है। रिप्रोड्यूस होता है, तो वो तो चलो एक पॉइंट है, वो तो ये इनको भी जल्दी रिप्रोड्यूस में करा दूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडीमेड वेक्टर अवेलेबल है, प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वेक्टर। अब वेक्टर। प्लांट में जब जीन ट्रांसफर करेंगे तो 2 चैलेंजेस है। पहला बड़ा चैलेंज कि अनलाइक बैक्टीरिया जो सिंगल सेल था, एक जो ग्रोन अप प्लांट है, क्रॉप प्लांट जो होता है, उसमें कितने सेल होते हैं? बहुत सारे। मिलियंस होते बहुत होंगे, सारे। मिलियंस ट्रिलियंस, मिलियंस। है ना, बिलियंस ट्रिलियन। मिलियंस एंड ट्रिलियंस बल्कि होंगे हमारी तरह। तो मैं जीन किस में डालूं, किस सेल में? बैक्टीरिया में तो ये सवाल इसलिए नहीं था, बैक्टीरिया है ही एक ही सेल। जब एक प्लांट में जीन डालने हैं, चाहे रेजिस्टेंट का या कोई भी, तो प्लांट तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, किस सेल में जीन डालूं? इसीलिए जेनेटिक स्टेम सेल। इंजीनियरिंग जब प्लांट में करते हैं तो ग्रोन अप प्लांट पे नहीं करते, यानी जो फसल बन चुकी है ना, वो बन गई सो बन गई, उसको उतारे। नई फसल जो बनेगी वो सीड से सीड। बनेगी या नहीं? यस। सीड से सीड बनेगी। में क्या होता है, अगर सीड कोड निकाल दूं, खुद ही निकाल देता हूँ आर्टिफिशियली, अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। इज द यस। यस। एम्ब्रियो द डेवलपिंग प्लांट, जो यस। बड़ा होके प्लांट बनेगा? यस। उसमें तो यस। सेल लिमिटेड होंगे 40-50 ही, बल्कि शायद यस। यस। 20-25 ही। क्या उस लेवल पे जीन ट्रांसफर करना आसान है? यस। तो प्लांट जब भी बनाते हैं ना, जीएम, चाहे प्लांट बना रहे हो या जीएम एनिमल भी बना रहे हो, तो जो जीन एनिमल का भी जिक्र कर रहा हूँ मैंने, इसमें एनिमल का भी सिखाया है आगे चल के। एक बात कॉमन है कि जीएम क्रॉप प्लांट या जीएम एनिमल जब बनाते हैं, तो द जीन टू बी ट्रांसफर्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड ऑन द ग्रोन अप प्लांट और एनिमल, बल्कि किसमें ट्रांसफर किया जाता है, उसके एम्ब्रियो। किसमें, एम्ब्रियो में। उससे क्या फायदा होगा, एक तो जीन ट्रांसफरिंग बिकम इजी। दूसरा, चलो 25 में से सारे सेल में नहीं गया, 10-15 सेल में चला गया, 10 सेल में, फिर क्या होगा? क्या बड़े होते हुए वो जीन 10 सेल में ही रहेगा? नहीं, आगे नहीं, डिवाइड जब होगा। स्प्रेड होगा। जब जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, माइटोसिस होगा, क्या वो जीन भी खुद ही रेप्लिकेशन में आ जाएगा? तो यस। जब वो यस। प्लांट बड़ा होगा और मिलियंस ऑफ सेल बनेंगे, तो क्या उन मिलियंस में से 50-60% सेल में ऑलरेडी वो जीन आ जाएगा या नहीं? यस। आएगा। और अगर आप डायरेक्ट प्लांट में डालते, आउट ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल, आप डाल सकते थे 70% ऑफ द सेल में डायरेक्ट? नो। हमें नहीं, एक नहीं डाल बैक्टीरियल सकते। सेल में डालना अजाब हो गया था, इतनी मुश्किल से 1000 में से मुश्किल से 50 बैक्टीरिया बने थे ट्रांसजेनिक, याद आया? तो इसीलिए पहला 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 पॉइंट, क्या फर्क है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने में और जीएम जीएम प्लांट सॉरी क्लास, जीएम प्लांट या एनिमल बनाने में पहला मेन फर्क क्या है, कि जो जीन ट्रांसफर किया जाता है वो किस लेवल पे किया जाता है, एनिमल या प्लांट में, जब वो किस फॉर्म में होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, डेवलप। ताकि जब वो बड़े हों तो जीन खुद ब खुद कॉपी होके तमाम सेल्स में छा जाए। दूसरा, वेक्टर क्या यूज करेंगे, यहाँ दूसरा सवाल आया, वेक्टर, क्योंकि प्लाज्मिड कुड बी यूज एज अ वेक्टर फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफर ओनली, तो वो मैंने पहले ही बता दिया था। प्लांट या एनिमल में फिर वेक्टर क्या यूज किया जाता है, वायरस। अभी तो बताया था, वायरस। 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 प्लांट के वायरसेस अलग होते हैं, और ये मैंने पढ़ाया भी आपको वायरस की हेडिंग में। यस। प्लांट के पहले अटैक चैप्टर में पढ़ाया था। एग्जैक्टली, और एनिमल के वायरस अलग होते हैं। बस एक मसला है कि वायरस के थ्रू मैं एम्ब्रियो में प्लांट एम्ब्रियो जीन डाल दूं, लेकिन वायरस तो उन सेल्स को तबाह नहीं करता। तो उससे पहले हम जब वायरस लेते हैं, उसका भी ऐसे ही डीएनए अलग करते होंगे वायरस का, जैसे यस। प्लाज्मिड निकाला। यस।
फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो अटैच करते होंगे जो भी इंसुलिन या वॉट एवर जीन लगा रहे हैं, इंसुलिन नहीं मतलब जो भी जीन yes, लगा, तो उस वक्त जो उसका वायरुलेंसी जीन है ना, डिजीज अटैक करने वाला, वो माइनस कर देते। यानी वो खुद से डिवाइड नहीं होगा, वो जब बस जाके क्या करेगा, वायरस एज अ नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह जाएगा उसका डीएनए अंदर, और आपके डीएनए के साथ जाके उस जीएम उस एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो के सेल में, एनिमल एम्ब्रियो सेल में जीन के साथ जाके लग जाएगा। बट अपना वो जो अटैक करता था, डिवाइड होता था, अपनी कॉपी बनाता था, वो नहीं करेगा। सही है, क्लास क्लियर है? बेस yes, समझ में आ गया, बनाने का बाकी प्रोसेस वही का वही है, yes, बाकी बेस समझ में आ गया। अब रह गया खाली कि भाई ये इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों काम आते हैं ऑल। ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और एंड में फिर एडवांटेजेस और रिस्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो आपको पता है ना, वैसे भी मूवीज में भी दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं कि जहाँ नई टेक्नोलॉजी आती है, एक नया इनकलाब, एक नया रेवोल्यूशन लाती है, क्या क्या वहाँ उसके मिस यूजेस और साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जो इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। Yes. ये भी yes, वही है, ये जेनेटिक भी है, इंजीनियरिंग में भी ऐसे पोटेंशियल रिस्क है। जैसे सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि जब आप सारे प्लांट जीएम प्लांट बनाना चाहेंगे, क्या वो स्ट्रॉन्गर प्लांट बनेंगे कंपेयर टू अदर नॉर्मल वीकर प्लांट्स? और क्या होगा, क्या ऐसा होगा आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाकों में वही छा जाएंगे? उससे क्या Yes. yes, ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी? एक तरफ तो वो yes, सर सालार की क्लास में आप कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, आओ प्लांट बचाएं और उनको मरने से बचाएं, दूसरी तरफ मुझसे क्या पढ़ रहे हैं कि आओ प्लांट खत्म करें, सारे जीएम प्लांट बना देते हैं, तो क्या होगा, नेचुरल प्लांट जो ओरिजिनल होंगे वो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। आजकल वैसे आप नोट करें, ऐसा हो रहा है या नहीं? हो रहा क्या है, चावल में All खुशबू right. है जो पहले हुआ करती थी? या वो कॉफी ताकत है no, जो पहले हो सकती थी? या आटे में, no, गंदुम में वो ताकत है जो पहले होती थी? क्या नहीं फ्रूट्स में आपको वो टेस्ट और ताकत मिल रही है जो पहले होती थी? क्योंकि ये सब no, जीएम प्लांट्स है। वो बोलते हैं ना, चाइना से सीड आ रहे हैं, चाइना के प्लांट ग्रो यहाँ होते हैं, लेकिन सीड कहाँ से आ रहे हैं? China. China, और वो सारे सीड कौन से हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इनकी मॉडिफाइड। ग्रोथ बस अच्छी होती है। यानी कारोबारी आदमी के लिए आम के बागात में आम ज्यादा लगेंगे, पैसे भी ज्यादा कमाएगा, लेकिन वो आम वो वाले नहीं है जो ओरिजिनल हुआ करते थे। सही है, क्लियर? सर तो तो ये बस हमारे लिए yes, ये अच्छी बात है बुरी हो बात है? जाएगी। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? हमारे लिए ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? यार दोनों चीजें ना, तभी तो बोल रहा हूँ, ये आखिरी वाली हेडिंग सुनिएगा। देखो, फायदा इन अ सेंस ये है कि अगर ये नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, ये तो फैक्ट है ना। तो क्या होता अगर ये नहीं करते? तो आज जितने क्रॉप प्लांट, जितना गंदुम और चावल अवेलेबल है, उतना होता दुनिया में अवेलेबल या नहीं होता? नहीं होता, स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती, हाँ, फेमाइन क्रिएट हो फेमाइन। जाता। yes, लेकिन दूसरी तरफ ये अब इसको मतलब करना चाहिए था, लेकिन बस क्या करना चाहिए था, इसको एक लिमिट में करना चाहिए था। हाँ, लोग क्या करते हैं, अब बहुत लिमिटलेस ज्यादा चल हो रहा गई है, है। एग्जैक्टली, कि ओरिजिनलिटी लॉस होती जा रही है। तो ये और भी डिसएडवांटेजेस है और भी रिस्क है, वो देखिएगा फिर उसमें ना जब पढ़ा रहा हूँ। तो डन विद दिस पार्ट। अब मैं आपको क्लास बता देता हूँ। कल मैं क्लास लूंगा उसकी। एक तो वो आपका मॉक देखना है कि कल हो पाएगा नहीं, केमिस्ट्री वाला। तो पता नहीं कल का क्या चक्कर है, वो भी पता चल जाएगा। बहरहाल अगर मॉक हुआ तो लेटर रखूंगा क्लास, मॉक के बाद। मॉक नहीं हुआ तो जल्दी ही रख दूंगा। तो वो पढ़ाऊंगा मैं एटीबी की। मैंने कहा था डिजाइनिंग और प्लानिंग वैसे मैंने करवाई भी तो है, लेकिन वो मैं एक इंट्रोडक्शन से भी शुरू करूंगा कि जनरल रूल क्या होते हैं, उसका मेरा एक हैंड आउट भी बनाना है, वो भी दूंगा, ताकि मैं प्लानिंग की भी और रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूं। लेकिन उससे पहले जरा जनरली पढ़ा तो दूं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्लानिंग। तो कल उसकी रखूंगा, परसों बायोटेक्नोलॉजी की एक और रख दूंगा। लेकिन कल ये रखूंगा तो जो हाइब्रो वाले स्टूडेंट है उनका वैसे एटीबी तो सारा हुआ हुआ है, लेकिन आपने मुझसे नहीं किया हुआ ना, तो मैं यही वाली क्लास रखूंगा कंबाइन वाली। अगर आप आना चाहे तो आ जाइएगा इसी में। ठीक है, अगर ये वाली क्लास, वैसे तो आपके एटीपीज हुए हुए हैं सारे, लेकिन सर सालार के साथ हुए हुए हैं, तो लेना चाहे तो फिर मेरे साथ ले लीजिएगा क्लास, अगर फ्री हो तो। ठीक है, मैं मैसेज भेज दूंगा, क्लास हो जाएगी। वो आपकी मर्जी है लेने की। बाकी सर प्रोटीन ग्रोथ क्लास के लिए 3 तो से अभी 5 के दरमियान ना रखें। बेटा क्लास कल देखो, मैं सिर्फ मॉक का टाइम देखूंगा। अगर मॉक का टाइम के बाद रखूंगा, मतलब आप क्या कह रहे हो, कब नहीं रखूं? 3 से 5 के दरमियान, तो अगर तीन मॉक से ना पाँच हुआ तो। वैसे अगर तू मॉक देने नहीं जाएगा वैसे, अगर सर मॉक हुआ असल में तो बात यह है, मेरे 2 मॉक्स तेरी एक ही अहमद टाइमिंग ताया में तो हो रहे वैसे हैं। भी कैंसिल होगी। अगर मॉक हुआ तो फिर भी तुझे जाना पड़ेगा मॉक देने, केमिस्ट्री का। तो असल में मेरे 2 मॉक्स एक ही टाइमिंग में हो रहे हैं, तो मुझे कोई एक मॉक में तो जाना ही होगा अगर अल्लाह केमिस्ट्री अकबर। का। दूसरा अब एक ये दिन अहमद ताया होगा, है ना, हमेशा क्लैश उसी का ही यार ये होगा। तो आप तो कैसे कर सकते हैं। सही है। ठीक है, चलो कोशिश करूंगा शाम में रखूँ 7-8 बजे। वैसे भी अगर मॉक हुआ तब भी मुझे शाम में ही रखनी है, रात में। हाँ, सही है ना? सही। चलो, ओके, सी सर यू एक ऑल सवाल देन। पूछना था। जी जी बेटा, बोले।
तो एवोल्यूशन का सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है, उसे किसी एक इलाके में चेंज आता जा रहा है, लेकिन बाकी हाँ दुनिया में वो चेंज नहीं नजर आ रहा, तो वो फिर भी एवोल्यूशन कहलाएगा? अगर एक स्पीशी है जिसमें एक चेंज आ रहा है, पूरी पॉपुलेशन पे आ रहा है, एक इलाके पे पूरी पॉपुलेशन में, बाकी दुनिया में नहीं आ हाँ रहा। तो बेटा एवोल्यूशन होता ही एक इलाके में ही है। आप भूल ठीक गए है। यार, जब वो रैबिट चेंज हुए तो एक इलाके में ही हुए थे, जो काले यस। वाले बच गए थे और सब दूसरे इलाके में, ये चेंज थोड़ी आ रहा था। याद करो, हाँ, जो आपने ग्रास बताया था सिर्फ एक इलाके में हो रहा है। एक इलाके में ही तो हो रहा था। अच्छा देखो, पॉपुलेशन लिखा था, पॉपुलेशन होती है एक इलाके की है। पूरी दुनिया के रैबिट एक पॉपुलेशन थोड़ी है। पाकिस्तान के छांगा मांगा जंगलात में जो रैबिट है वो एक पॉपुलेशन है, तो उनमें चेंज आएगा तो अफ्रीका के रैबिट में थोड़ी चेंज आएगा। एवोल्यूशन होता ही एक इलाके में है। अगर इफ एंड देन नहीं पूछो, होता ही ऐसे ही है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट चेंज होता है वो हर इलाके का अलग तरीके से होता है, तो चेंज भी उसी हिसाब से आता है। सही है। हम्म, सर, अब हमारी सही है। ऑनलाइन क्लास ही होगी हाँ बस वेडनेसडे खत्म को अब। भी? हाँ हाँ, अब ऑनलाइन ही होगी ना। अब तो 3 दिन तो मॉक्स चलेंगे। बस एक वो सर सालार की क्लास है, अगर ये मॉक शिफ्ट हुआ फ्राइडे में तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फिर टाइमिंग उनकी कैसे एडजस्ट करें। बस ये होगा कि अगर मॉक ये शिफ्ट हुआ तो ये शायद मेरे वाले दिन में चला जाएगा, मेरा वाला शायद फ्राइडे की सुबह में चला जाए मॉक। फिर दोबारा डबल डबल कैसे आएंगे एम्बिशन वाले, तो फिर वो एक ही दिन सैटरडे को तीनों कैंपस की रख दूंगा क्लास। सही ओके है। ठीक है, ओके, अलग ठीक अलग। है। ठीक है, ठीक बाकी तो हो गया, सब खत्म हो गया, बस सिर्फ पास पेपर करने, वो मैं ऑनलाइन कराता रहूंगा। तो है। ये ठीक है आप ओके। क्लास। लोग सर, तो ये पास पेपर हम्म। की क्लासेस कब तक चलेंगे? यार ये तो जब तक गैप में होती रहेंगी, होती रहे, जितने पेपर्स हाँ, देता रहूं करते रहिएगा, और क्या इसमें फिर तो क्या है। सही है। अच्छा ठीक है। है, चलो, ओके ओके क्लास, ठीक ओके, है, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।